ये आदमी सच में ऑरा फार्मिंग का बादशाह है। कभी वो सेना की स्पेशल फोर्सेज में काम करता था और अपने लापता भाई की तलाश में टावर में दाखिल हुआ था। टावर के अंदर वो हर काम इतनी महारत से करता है कि अपने दुश्मनों को ऐसे बेइज्जत कर देता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। ऊपर से उसका दिल बिल्कुल ठंडा है। जो भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत करता है वो उसे नहीं बख्शता और टावर के एडमिनिस्ट्रेटर्स द्वारा बनाए गए हर टेस्ट में पहला स्थान हासिल कर लेता है। तुम्हें अंदाजा देने के लिए कि वो कितना बड़ा सिग्मा चैड है, दूसरे स्थान पर रहने वाली लड़की अडोरा उससे प्यार कर बैठती है और हर हाल में उससे शादी करना चाहती है। लेकिन समस्या ये है कि उसका होने वाला ससुर बेहद खतरनाक और ताकतवर है, जो एक ही वार में पूरे गिल्ड को मिटाने की ताकत रखता है। तो क्या उसे उस खूबसूरत डीमन लड़की से शादी करने के लिए अपने ससुर को भी हराना पड़ेगा? लेकिन हमारा नायक इससे जरा भी नहीं डरता। वह देवताओं के खजाने में घुसेगा और इतिहास की सबसे शक्तिशाली ताकतें हासिल करेगा। मैंने तो अभी इस वीडियो में होने वाली घटनाओं का बस एक छोटा सा हिस्सा बताया है, इसलिए अब चलिए शुरुआत में वापस चलते हैं ताकि आप देख सके कि वो इतना ताकतवर कैसे बना, उसने कौन कौन सी तरकीबें अपनाई और उस खूबसूरत डीमन लड़की का दिल कैसे जीता। अब उसकी एक ही इच्छा है, उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसके भाई को इतना कष्ट दिया। ये कहानी है जॉन की, एक ऐसे आदमी की जो बदला लेने के लिए डीमन बन गया। कहानी की शुरुआत होती है जब मुख्य पात्र अपने जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति की तस्वीर को घूर रहा होता है और सोच रहा होता है कि 5 साल बाद उसके बारे में पहली खबर उसे ये मिली है कि वो मर चुका है। इसके बाद कहानी 3 साल पीछे उसकी माँ के अंतिम संस्कार पर चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि तस्वीर में मौजूद आदमी उसका लापता भाई था। फिर भी उनकी माँ ने कभी उसकी तलाश करना नहीं छोड़ा। इसके बाद मुख्य पात्र बताता है कि उसने अपने भाई को ढूंढना छोड़ दिया था और उसे अफ्रीका भेज दिया गया था, इसलिए उसे कोरिया लौटने की कोई वजह नहीं दिखी। वर्तमान में वापस आने पर वो एक डिब्बा पकड़े होता है जिसमें एक तस्वीर और एक घड़ी होती है। उसे याद आता है कि उससे कहा गया था कि ये दोनों चीजें उसके भाई की है। वो जेब वाली घड़ी को ध्यान से देखता है और कहता है कि ये वही तोहफा था जो उसने अपने भाई को कॉलेज के लिए शुभकामनाएं देने के लिए दिया था। फिर हमें दोनों भाइयों का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वे सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और साथ बिताए गए एक प्यारे पल को याद कर रहे होते हैं। इसी दौरान हमें मुख्य पात्र का नाम भी पता चलता है, चा युनवू। इसके बाद वो घड़ी को चलते हुए देखता है। उसे लगा था कि ये खराब हो चुकी है, इसलिए उसके चलने पर वो हैरान रह जाता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि ये न तो कोई भ्रम है और न ही घड़ी के अंदर लगा कोई रिकॉर्डर, इसलिए वो घबराने और डरने लगता है। वो आवाज उसके भाई की होती है। उसका भाई कहता है कि उसने उनकी माँ का इलाज करने के लिए दवा खोजने की कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं लौट सका। फिर चा युनवू के भाई की यादें सामने आने लगती है। एक दिन उसे एक अजीब संदेश मिला था जिसमें बस इतना पूछा गया था कि क्या वो इसमें भाग लेना चाहता है या नहीं, और आखिर में उसने हाँ कह दिया। उसी दिन से उसे अजीब सपने आने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी फैंटेसी दुनिया में हो जहाँ स्पिरिट्स, ऑक्स, ट्रोल्स और ड्रैगन्स मौजूद हो। उस दुनिया के बीचों बीच सूर्य देवता का टावर खड़ा था। लोग कहते थे कि जो उसे पूरा कर लेगा वो देवता बन जाएगा, लेकिन उसके लिए ये मायने नहीं रखता था। उसकी असली चाहत टावर के अंदर मौजूद वो जादुई दवा थी जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती थी। कुछ दिनों बाद उसका भाई बताता है कि उसने अपने जैसे उद्देश्य रखने वाले लोगों के साथ एक टीम बनाई और वे टावर पर चढ़ना शुरू कर दिए। वो उनकी यात्रा के बारे में बताता है और कैसे ऊपर चढ़ते जाने के साथ उनकी प्रगति धीमी होती गई। फिर उनका सामना एक ऊंचे दर्जे के क्लैन से हुआ, इसलिए उन्होंने समझौता करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और युद्ध छिड़ गया। इसके बाद क्या हुआ वो उसका संक्षिप्त जिक्र करता है। उनका एक सहयोगी क्लैन पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। उसे उस दुनिया में एक ऐसी लड़की मिली जो उससे प्यार करती थी, लेकिन फिर युद्ध दोबारा शुरू हो गया। कई महीने बीत गए और लड़ाई अब भी जारी रही। हर कोई थक चुका था। फिर उनके क्लैन में एक गद्दार मिला और किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहा। उसकी डायरी बताती है कि उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। जिस महिला से वो प्यार करता था उसी ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया और उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद उसका शरीर सड़ने लगा। फिर हम उसे दुश्मनों से घिरा हुआ देखते हैं। उसे विश्वास था कि आखिरकार उसे वो अमृत मिल गया है, लेकिन अपनी हालत के कारण
वो उसे पहुंचा नहीं सकता था, इसलिए उसने सारी बातें संदेशों में छोड़ दी ताकि युनवू उन संदेशों को सुनकर अमृत हासिल कर सके और उसे उनकी माँ तक पहुंचा सके। अचानक आवाज बंद हो जाती है और एक स्टेटस विंडो सामने आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसका सेशन शुरू हो चुका है। मुख्य पात्र को महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ बह रहा है। वो मना है, वही शक्ति जो उस दूसरी दुनिया में इस्तेमाल होती थी। उसके भाई की यादें फिर सामने आती है और एक आखिरी संदेश पर समाप्त होती है। उसमें लिखा होता है कि उसके जागरण का चिन्ह पूरा हो चुका है। एक और संदेश बताता है कि उसके शरीर की क्षमता थोड़ी बढ़ गई है और उसकी प्रकृति की पहचान हो जाने के कारण उसे स्किल्स प्रदान किए गए हैं। इसके बाद उसे बताया जाता है कि अब वो रजिस्ट्रेशन और ऑब्लिगेशन कर सकता है। तब जाकर मुख्य पात्र पूरी तरह समझ जाता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था और उसी पल वो अपना बदला शुरू करने का फैसला कर लेता है। अगले दृश्य में वो अपनी स्किल्स की जांच करता है। उसकी प्रकृति कोल्ड ब्लडेड है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में असंभव हद तक तार्किक बना रह सकता है। कोई भी उसका ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। उसकी दूसरी स्किल है ड्रैगन आइज, जो सच्चाई के पार तक देख सकती है और चीजों का गहराई से विश्लेषण करने में उसकी मदद करती है। क्लेयरवॉयंस उसे घड़ी में उसके भाई द्वारा दर्ज की गई यादों को सुनने की क्षमता देती है। इसके बाद वो सार्जेंट से बात करके अपने सारे काम निपटा देता है, अपना घर बेचने के लिए रख देता है और अपनी सैन्य वर्दी तथा बैग को जला देता है। फिर वो यात्रा के लिए जरूरी सामान खरीदता है, जिसमें फर्स्ट एड का सामान, मिलिट्री नाइव्स और राशन शामिल होते हैं। इसके बाद वो उस स्थान पर पहुंचता है और अपनी घड़ी का एक बटन दबाता है। अचानक उसके सामने एक दरवाजा प्रकट हो जाता है। अब से उसे डीमन मास्ट के नाम से जाना जाएगा। वो शून्यवेद तल में प्रवेश करता है, जहां ट्यूटोरियल शुरू होता है। ये उन खिलाड़ियों की प्रवेश परीक्षा है जिन्हें देवता बनने और टावर पर चढ़ने का अवसर दिया गया है। उन्हें साबित करना होगा कि वे इसके योग्य हैं। इस जगह के आगे वही लोग मौजूद हैं जिन्होंने उसके भाई को कष्ट पहुंचाया था और उनके अंक अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। जब तक वो अपना लेवल नहीं बढ़ाता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लेवल बढ़ने से उसका शरीर और शक्तिशाली होगा। उसे अपनी कमजोर अवस्था को बेहतर बनाना होगा। तभी मार्गदर्शक आता है। उसका नाम इबेल कोरा है। वो काफी मित्रवत है और बताता है कि ट्यूटोरियल को अ से जी तक 7 ब्लॉक्स में बांटा गया है। जितना ऊंचा स्कोर होगा उतना बेहतर इनाम मिलेगा। समय सीमा 30 दिनों की है। उसे ये सलाह भी दी जाती है कि आगे के लेवल्स पार करने के लिए 3 से 5 लोगों का समूह बना ले। अकेले जाने पर इनाम ज्यादा मिलता है, लेकिन खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग अकेले रहने पर मर जाते हैं। तभी अगला चरण शुरू हो जाता है। इसे पार करने के लिए उसे साबित करना होगा कि उसमें काबिलियत है। उसे ब्लॉक में लगे जालों को निष्क्रिय या नष्ट करना होगा और तभी कुछ उसकी ओर बढ़ने लगता है। अपने भाई की डायरी में लिखी चेतावनियों की वजह से वो पहले हमलों से बाल बाल बच जाता है। कुछ तीर उसे नहीं लगते, लेकिन कुछ सीधे उसे भेद देते हैं। वो तुरंत अपने बैग और दीवार का सहारा लेकर खुद को कम खुला रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कई तीर उसके शरीर में धंस जाते हैं। कुछ समय बाद उसकी कोल्ड ब्लडेड स्किल उसे शांत रहने में मदद करती है। वो जानता है कि ये जगह जानलेवा है, लेकिन अगर वो घबराता रहा तो पागल हो जाएगा। अपनी सैन्य ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके वो अपने घावों का इलाज करता है। साथ ही उसकी दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ने लगती है। तभी वो ध्यान देता है कि तीर एक निश्चित समय अंतराल पर छोड़े जाते हैं और उनके चलने से ठीक पहले कोई संकेत मिलता है। उसे उस स्रोत को ढूंढना होगा, लेकिन वहाँ इतना अंधेरा है कि उसे केवल आवाज पर निर्भर रहना पड़ता है। उसकी सेंसेस लगातार बढ़ती रहती है और जैसे ही उसे गैर्स की आवाज सुनाई देती है, वो अपना चाकू फेंकता है और पहला जाल निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद वो तीरों से बचता रहता है और एक उपयोगी बात समझ जाता है। तीरों को जिस तरह संभाला जाए उसी के अनुसार अलग अलग स्टैट्स बढ़ते हैं। बगल से आए नीले तीर से बचने पर एजिलिटी बढ़ती है, लाल तीर स्ट्रेंथ बढ़ाता है और पीले तीर से चोट खाने पर एंड्योरेंस बढ़ती है। असल में ये पूरा फ्लोर एक बोनस स्टेज जैसा है। यहाँ वो अपनी लगभग सारी स्टैट्स बढ़ा सकता है, बस एमपी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर अब उसका प्रदर्शन देखकर आनंद लेने लगता है, जिससे वो थोड़ा हैरान हो जाता है। मुख्य पात्र खुश है क्योंकि सिर्फ 34 घंटों में उसने अपनी स्किल्स में काफी सुधार कर लिया है, इसलिए वो सेफ जोन तक पहुंच जाता है। लेकिन अगले क्षेत्र में जाने से पहले उसके टूटे हुए हिस्सों और घावों का उपचार किया जाता है।
अंदर प्रवेश करते ही वो पूरी तरह थककर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब नकाबपोश योद्धा अपनी आंखें खोलता है तो अपने सामने किसी को खड़ा पाता है। उसे उस व्यक्ति की मौजूदगी का जरा भी एहसास नहीं हुआ था, इसलिए वो मान लेता है कि ये कोई रहस्यमयी व्यापारी है। व्यापारी अपना परिचय देता है, उसका नाम है और वो बताता है कि वो हर तरह की चीजें बेच सकता है, जैसे स्किल बुक्स, पोशन बुक्स, भोजन और तरह तरह के आर्टिफैक्ट्स। तभी एक चीज उस युवक का ध्यान खींच लेती है। वह एक रीसेट टिकट होता है। उसकी मदद से वो अपनी चुनी हुई जगह पर वापस जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत उसकी स्टैट्स होंगी। वो ये भी देखता है कि एक बोतल मिनरल वाटर की कीमत 2 स्ट्रेंथ पॉइंट्स है और उसे लगता है कि ये तो खुली लूट है। फिर वो रीसेट टिकट खरीदने की बात करता है। व्यापारी हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी वो टिकट उसे दे देता है। उसे बस टिकट तोड़ना होगा और वो वापस शुरुआती क्षेत्र में पहुंच जाएगा। वो अपनी सारी स्टैट पॉइंट्स खर्च करके ऐसे 10 टिकट खरीद लेता है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, न स्ट्रेंथ, न एजिलिटी, कुछ भी नहीं। लेकिन वो दोबारा सब कुछ फार्म करने के लिए तैयार है और उसकी स्किल पॉइंट्स फिर से बढ़ने लगती है। साथ ही उसे विजुअल प्रोजेक्शन जैसी नई क्षमता भी मिलती है, जिसकी मदद से वो पूरे क्षेत्र को बिना रंगों के देख सकता है। उसके भाई ने भी उसे सलाह दी थी कि वो इस क्षमता का पूरा इस्तेमाल करे। जल्द ही वो फिर से अंतिम बिंदु तक पहुंच जाता है। पहली बार इसमें उसे 34 घंटे लगे थे, लेकिन अब सिर्फ 4 घंटे लगते हैं। उसने काफी लेवल्स हासिल कर लिए हैं। हालांकि सबसे अच्छे खिलाड़ी शायद अब तक ब्लॉक तक पहुंच चुके होंगे, लेकिन अब असली शुरुआत का समय आ गया है और वो ब्लॉक के बॉस रूम में प्रवेश करता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, आग से बने तीर प्रकट होने लगते हैं। साथ ही कई जाल भी सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन अपनी स्टैट्स और रिफ्लेक्सेस की बदौलत युन वो जिंदा बचा रहता है। तभी एक विशाल अग्नि लपट उसके सामने प्रकट होती है, लेकिन वह उसे चीरते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर अचानक एक हमला उसे पीछे धकेल देता है। उसके दुश्मन ताबे के पुतले होते हैं। उसके भाई ने पहले ही उनके बारे में चेतावनी दी थी। वे ऐसे पुतले हैं जो किसी खिलाड़ी की स्किल्स की नकल कर सकते हैं और उन्हें हराने पर ही बॉस रूम में प्रवेश मिलता है। जीतने का तरीका है उन्हें सीधे नष्ट कर देना या उनके कमजोर हिस्से पर वार करना। वो अपनी ड्रैगन आइज सक्रिय करता है और उसी की मदद से उसे हमला करने की सही जगह दिखाई देती है। उसे अपने भाई की वो सलाह भी याद आती है कि जैसे ही मना सेंसर्स दिखाई दे, तुरंत हमला करना। वो आवाज को साफ साफ सुन लेता है, तेजी से बचते हुए घूमता है और एक पुतले को भेद देता है। वो समझ नहीं पाती कि ये कैसे हुआ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसे सेंसर्स के बारे में कैसे पता चला। वो उस पर दबाव डालता है, लेकिन वो लगातार इनकार करती रहती है। यून वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि उसे ये सब कैसे पता था, और आखिरकार वो बताती है कि वह उनके आसपास मौजूद मैजिक को देख सकती थी। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये क्षमता कितनी कीमती है, क्योंकि ऐसी स्किल बेहद दुर्लभ होती है। वो चाहता है कि वो उसे ये सिखाए, लेकिन वो साफ मना कर देती है। उसकी नजर में बिना मैजिक के उन पुतलों को हराना पूरी तरह पागलपन था। हालात को समझने के बाद वो एक शर्त पर उसे सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। अगर वो स्टेज क्लियर करने में उसकी मदद करे तो वो उसे मैजिक सिखाएगी। यून वो उसकी बात मान लेता है, लेकिन फिर भी सावधान रहता है क्योंकि उसकी त्वचा उसके असली रूप को छिपा रही थी। इस तरह दोनों उस स्टेज के लिए एक टीम बन जाते हैं। जैसे जैसे नायक एक के बाद एक दुश्मन को हराता जाता है, वो उसे मैजिक की बुनियादी बातें सिखाती जाती है। इसी दौरान वो अपने भाई की प्रकृति के बारे में भी और जानता है, जिससे ये समझना आसान हो जाता है कि उसका भाई इतना शक्तिशाली क्यों था। आखिरकार जब वे दरवाजे तक पहुंचते हैं तो मुख्य पात्र को कर्मा की बहुत बड़ी मात्रा मिलती है। ये वो मुद्रा होती है जो स्टेजेस क्लियर करने और दुश्मनों को हराने पर मिलती है। जितना अधिक कर्मा होगा, उतनी बेहतर चीजें खरीदी जा सकती है या ऊंचे दाम पर बेची जा सकती है। मुख्य पात्र सोचता है कि उसे अपने कर्मा को छिपा कर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा देखकर हर कोई चौंक जाएगा। ध्यान से बचकर रहने की चाह में वो ब्लॉक में प्रवेश करता है। ये एक विशाल कॉलिसियम जैसा स्थान था, जहाँ लेवल क्लियर कर चुके लोग भरे पड़े थे। उनमें से बहुत से लोग बुरी तरह घायल थे। लोग उसके बारे में फुसफुसाने लगते हैं, उसे रहस्यमयी कहने लगते हैं और फिर उस लड़की से अंदर जाने को कहते हैं। वो लगभग रो पड़ती है क्योंकि वो बेहद खुश थी कि आखिरकार वो यहाँ तक पहुँच गई।
लेकिन तभी उसकी नजर कुछ आदमियों के समूह पर पड़ती है और उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज कर देती है और युन वू के पीछे चल पड़ती है। साथ ही मैजिक के बारे में जो कुछ जानती है वो सब उसे बताती रहती है। आखिरकार जब वो उसे अपनी पूरी मदद दे देती है तो दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। लोगों के बीच वो यूल के नाम से जानी जाती थी। बाद में पता चलता है कि वे आदमी अरैंडन नाम के एक मशहूर खिलाड़ी के अधीन थे, जिसकी टीम ने पूरे ट्यूटोरियल पर लगभग कब्जा जमा लिया था। उसने उन्हें कहा था कि लेवल क्लियर करने के बाद उसकी टीम में शामिल हो जाएं। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उनके सामने आने वाले दुश्मन उनकी टीम के लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनके बचने की संभावना लगभग शून्य थी। उन सब में यूल सबसे कमजोर थी, क्योंकि उसकी एकमात्र स्किल मैजिक का विश्लेषण करना था। इसलिए उन्होंने उसे पकड़कर चारे की तरह फेंक दिया ताकि राक्षस उसका पीछा करें और वे लोग परीक्षा से भाग सकें। यूल बस उनकी पीठ देखती रह गई, जबकि वे उसे मरने के लिए छोड़कर भाग गए। अब जब वो फिर से उनके चेहरे देखती है तो साफ कह देती है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसकी नजर में वे लोग सिर्फ कूड़ा थे। वे उससे माफी मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूल उनकी माफी ठुकरा देती है और वहां से जाने लगती है। असल में उनके माफी मांगने की वजह बहुत सीधी थी। उन्होंने पहले ही अपने नेता से कह दिया था कि यूल ने खुद को बलिदान कर दिया। अगर उसे पता चल जाता कि वो अभी भी जिंदा है और सच बता देती तो अरैंडन उन्हें तुरंत टीम से निकाल देता। सौभाग्य से उनके लिए वहां कोई गवाह नहीं था और चूंकि वे उसे एक बार पहले भी खत्म करने की कोशिश कर चुके थे, इसलिए उन्हें लगा कि दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। तभी उनमें से एक तलवार निकालकर उसकी पीठ में वार करने की कोशिश करता है, लेकिन युन वू उन्हें घटिया कहता है और एक ही वार में उसका हाथ काट देता है। वो पहले ही समझ चुका था कि यूल के साथ विश्वासघात हुआ था, इसलिए उसने बीच में दखल दिया। हालांकि उसकी असली वजह ये थी कि यूल की कहानी उसे अपने भाई की याद दिला रही थी। वो आदमी गुस्से से उसे गालियां देता है और चिल्लाता है कि उसने उसका हाथ काट दिया। युन वो ठंडे स्वर में कहता है कि अगर हिम्मत है तो दोबारा कोशिश करे। फिर वो बाकी लोगों को आदेश देता है कि अपने हथियार नीचे डाल दे, नहीं तो वो उनके नेता का हाथ भी तोड़ देगा। जैसे ही वे अपने नेता की दर्द भरी चीख सुनते हैं, वे हथियार डाल देते हैं, लेकिन युन वू उन्हें मूर्ख समझता है और फिर भी उसका हाथ तोड़ देता है। वे विरोध करने लगते हैं, लेकिन उनका नेता दर्द से जमीन पर गिर पड़ता है। बाकी दो बदला लेने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, मगर युन वू उन्हें भी आसानी से हरा देता है। इसके बाद वो बस यूल से कहता है कि आगे से सोच समझकर लोगों पर भरोसा करे और वहां से चल देता है। जब वो उसे धन्यवाद देती है तो वो उसे ये भी बताता है कि उसे प्रेसिया के फूलों के बगीचे में जाना चाहिए, क्योंकि वो जगह उसके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। इसके बाद दोनों सच में अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। दूर खड़े दो लोगों का ध्यान भी मुख्य पात्र की ओर जाता है। साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत शक्तिशाली है, जबकि उसने अरैंडन के लोगों से भी दुश्मनी मोल ले ली थी। फिर भी वे दोनों तय करते हैं कि उस पर नजर बनाए रखेंगे। अब युन वू के लिए ब्लॉक भी शुरू होता है। उसके सामने 4 दरवाजे हैं और उसे उनमें से सिर्फ एक चुनना है। जो दरवाजे जितने दाईं ओर होंगे वे उतने ही कठिन होंगे। वो काले दरवाजे को चुनता है क्योंकि उसे पता है कि उसके भीतर उर्सेट बैथेरी का वैम्पायरिक डैगर छिपा हुआ है। कमरे में प्रवेश करते ही वो एक विशाल कक्ष देखता है। मिशन ये था कि उसे पानी के उस पार पहुंचना होगा, लेकिन जैसे ही वो एक पत्थर पानी में फेंकता है वो तुरंत पिघल जाता है। ड्रैगन आइज का इस्तेमाल करके उसे मना से भरी एक छोटी सी पटिया दिखाई देती है। जैसे ही वो उसे छूता है एक सुरंग खुल जाती है। उसने एक छिपा हुआ डंजन खोज लिया था। आगे बढ़ते हुए उसे सफेद काई दिखाई देती है जो इंसानों के लिए हानिकारक होती है, लेकिन कीड़े मकोड़े और जानवर उसे भोजन की तरह खाते हैं, क्योंकि चांदनी उसे एक विशेष शक्ति देती है। वो दिल के भीतर गर्मी पैदा करती है और आग से जुड़ी विशेषताएं प्रदान करती है। और युन वू को उससे बनने वाली एक बेहद उपयोगी विधि के बारे में पता था, जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इंसानी शरीर बहुत नाजुक होता है, वो बीमार पड़ सकता है, टूट सकता है और आसानी से घायल हो सकता है। अगर उसका शरीर और मजबूत हो जाए तो भविष्य की लड़ाइयाँ उसके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। लेकिन उस मिश्रण को बनाने के लिए उसे एक कीड़े का दिल चाहिए था, इसलिए वो अपना खंजर एक विशाल कंकजूरा जैसे जीव पर फेंक देता है। जैसे ही उसे वार महसूस होता है वो सीधे उसकी ओर झपट पड़ता है।
युनवू तुरंत समझ जाता है कि उसके खंजर ने कोई असर नहीं किया। उस जीव का बाहरी कवच बहुत कठोर था, लेकिन ड्रैगन आइज सक्रिय करने के बाद उसे उसका कमजोर हिस्सा दिखाई दे जाता है। उसे बस सही समय पर वहां वार करना था। जैसे ही वो हमले को महसूस करता है, वो बचते हुए आगे बढ़ता है और दोनों हाथों से अपनी तलवार उस जीव के कवच में घूम देता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। अगले ही पल एक जोरदार हमला उसे उछालकर दीवार से जा टकराता है। वो बुरी तरह चकरा जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इससे भी बुरी बात ये थी कि कनखजूरे की दर्द प्रतिक्रिया ने उसके शरीर में जहर भर दिया था। अब उसकी 4 पसलियां टूट चुकी थी और गर्दन में 2 फ्रैक्चर हो चुके थे, लेकिन उसकी प्रकृति उसे शांत बनाए रखती है। इतना ही नहीं, उसका शरीर धीरे धीरे जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित करने लगता है। चारों ओर से घिर जाने पर उसके सामने नई स्किल्स प्रकट होती है। आयरन विल, फाइटिंग स्पिरिट और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। कनखजूरे के सिर को पीछे धकेलते हुए उसे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां कोई सुरक्षा नहीं थी, और इसी तरह वो लाल कनखजूरे को मार गिराता है। शांत होने के बाद वो सफेद काई खाता है और फिर उस राक्षस का दिल भी निगल जाता है। इसी बीच रूम बी में अरैंडन अपने आदमियों की कमजोरी पर बेहद गुस्से में था और मुख्य पात्र से भी नाराज था, क्योंकि उसने उसके लोगों पर हमला किया था। इसलिए वो उसे खोजने का फैसला करता है। दूसरी ओर युनवू के शरीर के अंदर उसने जो चीजें खाई थी वे अपना असर दिखाने लगती है। उसकी टूटी हुई हड्डियां और क्षतिग्रस्त मांसपेशियां न सिर्फ ठीक हो जाती है, बल्कि पहले से भी अधिक मजबूत बन जाती है। अब उस लड़ाई की बदौलत उसकी ताकत 60, चपलता 65, सहन शक्ति 62 और MP 21 हो चुका था। साथ ही उसे डी रैंक कॉम्बैट स्किल भी मिल चुकी थी। फिलहाल उसे ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो जानता है कि उसे अभी और मजबूत बनना होगा। डंजन में आगे बढ़ते हुए वो कुछ चमगादड़ों को हराता है और काई तथा दिल के साथ मिलाकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो विस्फोटक में बदल जाता है, और अंदर जाने पर उसका रास्ता चींटियों की एक विशाल सेना और उनके अंडों से भर जाता है। ये नीली चींटियां लगभग आधे मीटर से लेकर पूरे 1 मीटर तक बड़ी थी और उनका नेतृत्व एक रानी कर रही थी। वे उसके लिए जान देने को तैयार थी, इसलिए अगर वो एक पर भी हमला करता तो पूरा झुंड उस पर टूट पड़ता। उसे पता था कि वो उन सबको एक साथ नहीं हरा सकता, लेकिन उन्हीं के पार वो गुफा थी जहां वैम्पायरिक स्वॉर्ड छिपी हुई थी, एवाटोरी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो खेल के सबसे दुर्लभ हथियारों में से एक है। सर्वश्रेष्ठ हथियारों की सूची में उसका स्थान 352 था और वह मौत को साथ लेकर चलने वाला हथियार माना जाता था। यद्यपि वो चींटियों से लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो इस अवसर को खो भी नहीं सकता था। इसलिए वो उन पर पाउडर से भरा एक थैला फेंकता है और तुरंत अपने बैग से एक लाइटर निकालकर उसकी ओर उछाल देता है। अगले ही पल सुरंग में एक भयानक विस्फोट होता है। कुल 217 नीली चींटियां उसकी चपेट में आ जाती है। 87 जलकर राख हो जाती है और जो बचती है उन्हें वह अपनी तलवार से एक एक करके खत्म कर देता है। लेकिन वो ये भी बताता है कि ये सिर्फ मजदूर चींटियां थी या ऐसे अंडे जो अभी तक फूटे नहीं थे। तभी कुछ बहुत विशाल सामने आता है। नीली चींटी रानी। उसे नहीं लगता कि वो उसे हरा पाएगा, इसलिए वो भागने के लिए सुरंग का दरवाजा खोजने लगता है। वो अपने चाकू फेंकता है और पूरी गति से दौड़ते हुए उसकी कुछ टांगे काटने में सफल हो जाता है। इससे उसे बस इतना समय मिल जाता है कि वह दरवाजे के भीतर घुस सके। वो अब वैम्पायर मोनार्क के पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका था। आखिरकार उसे वो मिल गया, रैंक 352 का यूनिक ग्रेड वेपन। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, काला मैजिक उसके पूरे शरीर में दौड़ पड़ता है, खासकर उसकी बाह में। उसे याद आता है कि ये खंजर अपने मालिक को खुद चुनता है। कहा जाता है कि अगर ये किसी को अस्वीकार कर दे तो उसका दिमाग ही निगल जाता है, लेकिन वो उसी खंजर से अपने दूसरे हाथ में वार कर देता है, जिससे खंजर अपनी ही शक्ति को भेदते हुए उस असली मुहर को तोड़ देता है जो उसकी वास्तविक रैंक को छिपाए हुए थी। उसकी असली रैंक 66 थी। अपने वास्तविक रूप में ये वैम्पायरिक डैगर दुश्मन की जीवन शक्ति को सोख लेता है और उसकी आत्मा को निगल जाता है, फिर दोनों को अपने धारक को प्रदान करता है। युनवू अपने नए हथियार को परखना चाहता था, इसलिए जैसे ही वो बाहर निकलता है वो सीधे चींटी रानी के पीछे पड़ जाता है। वो ऊंची जगह पर पहुंचकर खंजर को सक्रिय करता है। लक्ष्य की ताकत और जीवन शक्ति लगातार खींची जाने लगती है। खंजर की स्किल एक स्तर बढ़ जाती है
और रानी को मारने पर उसे 300 कर्मा प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर वे दोनों लोग पूरे समय उसका पीछा कर रहे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह भी मौजूद हो सकती है। इसके अलावा उनके आसपास बिखरी लाशों ने उन्हें स्तब्ध कर दिया था। जीवन शक्ति को सोखने की क्षमता अविश्वसनीय थी। उसने न केवल अकेले पूरा ब्लॉक क्लियर कर लिया था, बल्कि ऐसा आर्टिफैक्ट भी हासिल कर लिया था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो सचमुच अद्भुत था। अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अनगिनत क्लैंस उसे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वे दोनों उससे पहले उसके पास पहुंचना चाहते थे। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। युनवू अब तक कुल 1000 राक्षसों का शिकार कर चुका था और इस तरह अगली मिशन की शर्त पूरी हो चुकी थी। उसका शरीर बदलने लगता है और उसे रीइंफोर्स्ड फिजिक प्राप्त होता है। उसकी ताकत बढ़कर 81, चपलता 83 और सहन शक्ति 89 हो जाती है, जबकि एमपी अभी भी 21 रहता है। साथ ही उसे एक नई प्रकृति भी मिलती है जो उसे असेंशन रेस्टिंग प्लेस का वेसल बनने की क्षमता देती है। ये अभी 21% पूर्ण था और उसे इमेच्योर ड्रैगन बॉडी भी प्राप्त होती है। इसके बावजूद वो रैंकिंग पर अपना नाम दर्ज कराने से इनकार कर देता है क्योंकि वो किसी का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता। फिर हमें लेडर बोर्ड दिखाई देता है। पहले स्थान पर अडोरा, दूसरे पर फांटे और तीसरे पर खान मौजूद थे। युनवू अब रैंक 281 तक पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि वो उनसे बहुत पीछे है। आखिर वे लोग इतनी तेजी से ऊपर कैसे पहुंच गए थे? तभी उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे चेतावनी देती है कि कोई उसकी ओर आ रहा है, शायद उसे मारने के इरादे से। जैसे ही उसे हलचल दिखाई देती है, वो अपना खंजर फेंक देता है, लेकिन लाल बालों वाला व्यक्ति किसी तरह उसे रोक लेता है। युनवू पूछता है कि क्या वे अरैंडन के समूह से हैं। थोड़ी बहस और गलतफ हमी के बाद वे दोनों माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे उसे खोज रहे थे क्योंकि वे उसे अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं। डॉयल शर्मिंदगी में दूसरी ओर देखने लगता है। उनकी बार बार की पेशकश सुनने के बाद भी युनवू मना कर देता है। उसे उनकी टीम में शामिल होने का कोई फायदा नजर नहीं आता। ये सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। क्या उसे सच में नहीं पता कि खान कौन है? वो पूरे ट्यूटोरियल का सबसे बड़ा सितारा माना जाता है। डॉयल उससे कहता है कि खान की बातों पर ध्यान न दे क्योंकि वो खुद को बहुत बड़ा समझता है, और फिर ठीक से परिचय देता है। उनके नाम खान और डॉयल थे। युनवू को तुरंत याद आ जाता है कि रैंकिंग में वे तीसरे और दूसरे स्थान पर थे। वो उनकी बातों पर विश्वास कर लेता है क्योंकि वह एक ऐसी स्किल का उपयोग कर रहा था जो किसी व्यक्ति के सच बोलने पर उसके रंगों को और अधिक चमकदार बना देती थी। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वे उसे अपनी टीम में क्यों शामिल करना चाहते हैं। तभी उसे कॉलिसियम की याद आती है और वो समझ जाता है कि शायद वही उसने उनका ध्यान खींचा था। वे ये भी बताते हैं कि वे एक ऐसे आर्टिफैक्ट के पीछे हैं जिसे वे खुद हासिल नहीं कर सके, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। वो वस्तु है अरोगन का ताज, जिसकी रक्षा लिजर्ड किंग अरोगन करता है, जो बेहद क्रूर और खतरनाक दुश्मन माना जाता है। इनाम के रूप में मिलने वाला ताज पहनने वाले की उपस्थिति और प्रभाव को बढ़ा देता है। सुनने में ये उपयोगी लगता है, लेकिन मुख्य पात्र को इसकी खास परवाह नहीं होती। फिर भी ये एक और डंजन था जिसका मतलब था और ज्यादा अनुभव और लेवल बढ़ाने का मौका, इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसकी एक शर्त थी, ताज को छोड़कर बाकी सभी चीजें उसे मिलेंगी। कुछ देर सोचने के बाद वे उसकी शर्त मान लेते हैं। फिर वे अपना परिचय देते हैं और युनवू अपनी असली पहचान छिपाने के लिए खुद को केन बताता है। इसी बीच एक गॉब्लिन कहता है कि उसे ये बात अपने जनरल तक पहुंचानी होगी, लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया जाता है। लाल बालों वाला युवक हैरान रह जाता है। अभी कुछ ही समय पहले तो वो ब्लॉक बी में था, फिर वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया और ब्लॉक डी तक कैसे पार कर गया? उसकी सारी स्टैट्स भी पूरी तरह बहाल हो चुकी थी। वहाँ दिन का समय था। बहुत समय बाद उसने पहली बार असली सूरज की रोशनी देखी थी। वे उसे बताते हैं कि टावर 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, इनर एरिया और आउटर एरिया। इनर एरिया में ब्लॉक अ से डी तक आते हैं, जबकि आउटर एरिया में ब्लॉक ई से जी तक। और अब ब्लॉक ई शुरू हो चुका था। उसे एक टोकन भी मिला था। ऐसे और टोकन्स ब्लॉक ई के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए थे और खुद को साबित करने के लिए उसे कुल 99 टोकन्स इकट्ठा करने थे। सीधी भाषा में कहें तो खिलाड़ी या तो उन्हें ढूंढ सकते थे या फिर दूसरे खिलाड़ियों को मारकर उनसे छीन सकते थे। अकेले 99 टोकन्स जुटाना बहुत कठिन था, इसलिए दूसरों से छीन लेना कहीं आसान तरीका था। वो बाकी लोगों की तरफ देखता है। उन्हें टोकन्स में खास दिलचस्पी नहीं लगती,
लेकिन फिर भी वो उन पर नजर बनाए रखता है। वे बताते हैं कि ये इलाका बहुत विशाल है। पूर्व दिशा में ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पश्चिम में एक बड़ी नदी बहती है, दक्षिण की ओर भी पहाड़ों की श्रृंखला फैली हुई है, जबकि उत्तर में एक घना जंगल है जो उनके रास्ते का हिस्सा है। उस जंगल के अंत में एक दलदल मौजूद है। इस परीक्षा की सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ हर इलाके के हिसाब से अलग अलग तरह के राक्षस रहते थे। दूसरी ओर अरैंडन बेहद गुस्से में था, क्योंकि अभी तक उसके लोग उस नकाबपोश आदमी के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं जुटा पाए थे। तभी उसे बताया जाता है कि हाल ही में वो आदमी ब्लॉक बी में 2 अन्य लोगों के साथ देखा गया था, और वे थे डॉयल और खान। वे उन्हें पकड़ने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसके साथियों की रैंकिंग बहुत ऊंची थी। इसलिए अरैंडन गुस्से में चिल्लाता है और घोषणा करता है कि वे अपने सबसे शक्तिशाली सैनिकों को लेकर उस नकाबपोश हरामी को कुचल देंगे। दूसरी तरफ मुख्य पात्र अपनी यात्रा में काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसे अब भी खान और डॉयल के बीच का रिश्ता समझ नहीं आ रहा था। रास्ते भर दोनों ने लड़ाई में अद्भुत तालमेल दिखाया था। ऐसी समझ सिर्फ प्रशिक्षण से नहीं आती, इसके अलावा वे हमेशा साथ हंसते रहते थे। ये सब देखकर उसे अपने और अपने भाई के रिश्ते की याद आ जाती है। चांद को देखते हुए वो सोचता है कि शायद वह जरूरत से ज्यादा भावुक हो रहा है। अगली सुबह वे जागते हैं और उसे लगता है कि अभी निकलने का समय नहीं हुआ है, लेकिन वे बताते हैं कि आसपास के शोर के कारण उन्हें नींद ही नहीं आई, इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा शरीर गर्म कर लिया जाए। जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है, उसे समझ आ जाता है कि आसपास छिपे हुए लोग अब मर चुके हैं। वे लोग हैरान रह जाते हैं कि उसने उनकी मौजूदगी कैसे महसूस कर ली। वे सोचते हैं कि उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन खान उन्हें ऐसा नहीं करने देता। तभी डॉयल अपनी नेचर स्किल का इस्तेमाल करता है और कीड़ों का झुंड छोड़ देता है। अगले ही पल वे लोग चीखने लगते हैं कि उनकी चमड़ी तक खाई जा रही है। वे भागने की कोशिश करते हैं और उनमें से 2 सीधे मुख्य पात्र की ओर दौड़ पड़ते हैं। ये देखकर वो हंस देता है। उन्होंने सबसे गलत लक्ष्य चुन लिया था। वे सभी चोर थे जो जितने ज्यादा हो सके उतने टोकन्स जमा करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पीछे से वार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। उसने एक झटके में उनके सरदार को मार डाला। अब वे सोचते हैं कि उन्हें उसे हर हाल में मारना होगा, लेकिन जब वो अपनी असली ताकत दिखाता है तो सभी भागने लगते हैं। दुर्भाग्य से कोई भी बच नहीं पाता। 21 लोगों को मारने के बाद चायान वू के पास अब कुल 81 टोकन्स हो चुके थे। अगले दिन उनका सामना कुछ छिपकलियों से होता है, लेकिन वे बिना ज्यादा परेशानी के उन्हें खत्म कर देते हैं। युन वू उनकी आंखें भी निकाल लेता है, क्योंकि उनसे एक बेहद दुर्लभ वस्तु बनाई जा सकती थी। तभी उन्हें किसी खतरनाक चीज के निशान दिखाई देते हैं। जांच करने पर पता चलता है कि खून लगभग 5 या 6 घंटे पुराना है और निशान उसी दिशा में जा रहे हैं। पैरों के निशानों से ऐसा लगता है कि कोई विशाल छिपकली कुछ खिलाड़ियों को घसीट कर ले गई थी। तब वे बताते हैं कि उनका असली मिशन लिजर्ड किंग का ताज चुराना है, क्योंकि उसे हराना लगभग असंभव माना जाता है। तीनों मिलकर भी उसके सामने मुश्किल में पड़ सकते थे, और वहाँ सिर्फ एक बॉस नहीं था बल्कि 2 थे। नर छिपकली बाहर पहरा देता था, जबकि मादा अंदर रहती थी। योजना ये थी कि खान बाहर वाले पहरेदार को रोकेगा, चायान वो रानी का ध्यान भटकाएगा और डॉयल ताज चुरा लेगा। उसके बाद वे तुरंत वहां से भाग जाएंगे। वे मुख्य पात्र को चेतावनी देते हैं कि वो रानी को मारने की कोशिश नहीं करेगा, उसे सिर्फ उसे व्यस्त रखना है। ये सुनकर मुख्य पात्र को सेना में बिताए दिन याद आ जाते हैं। उसने पहले भी ऐसे कई अभियान चलाए थे और ये योजना उसे बिल्कुल वैसी ही लगती है। कुछ ही देर बाद वे उस छिपे हुए इलाके तक पहुंच जाते हैं जो अरोगन का अड्डा था। जैसे ही इंसानों की मौजूदगी वहां महसूस होती है, सभी छिपकलियां तुरंत सतर्क हो जाती है, और जब उसके अनुयायी उसे पुकारते हैं तो लिजर्ड किंग स्वयं सामने आ जाता है। वो गरजते हुए कहता है कि इंसानों का उसकी भूमि में घुसना अक्षम्य अपराध है और वो उन सभी को मार डालेगा। सिर्फ उसकी दहाड़ से ही ऐसा दबाव महसूस हो रहा था जैसा उन्होंने पहले कभी किसी जानवर से महसूस नहीं किया था। तभी उसकी नजर चायान वू पर पड़ती है और वह उसे अपना लक्ष्य बनाकर हमला कर देता है। लेकिन उसी समय खान बीच में कूद पड़ता है। वो कहता है कि उसे बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो उसके समय के लायक भी नहीं है। फिर भी खान उसके हर वार से बच निकलता है और परिणाम ये होता है कि वे हमले उसके अपने ही अधीनस्थों को जाकर लगते हैं। इसी बीच डॉयल और चायान वू उस अड्डे के अंदर घुस जाते हैं। पहले 2 पहरेदारों को मारने के बाद उन्हें इंसान दिखाई देते हैं
जिन्हें जानवरों की तरह पिंजरों में बंद किया गया था। वे बार बार उनसे अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। मुख्य पात्र तुरंत समझ जाता है कि पकड़े गए खिलाड़ियों को यही लाया जाता था और संभवतः उन्हें उन राक्षसों के बच्चों के भोजन के रूप में रखा गया था। लेकिन वो सिर्फ डॉयल से आगे बढ़ने को कहता है। उनके पास समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं थी। ये सुनकर डॉयल भड़क जाती है और पूछती है कि इतने लोगों को इस हालत में देखकर भी वो इतना शांत कैसे रह सकता है। युनवू उसे याद दिलाता है कि खान अभी भी बाहर अकेले लड़ रहा है। जितनी देर वे यहाँ लगाएंगे उसकी हालत उतनी ही खराब होगी। उन्हें योजना पर टिके रहना होगा। अगर वो अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने देगी तो वो मिशन छोड़ देगा। ये सुनकर डॉयल रुक जाती है, खुद को थप्पड़ मारती है और माफी मांगती है। वो सही तरीके से सोच नहीं रही थी। इसके बाद वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चा यान वू लगातार सोचता रहता है। ये तो साफ था कि इंसानों को बच्चों के भोजन के लिए रखा गया था, लेकिन अगर उसी बात का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाए तो तभी उसके दिमाग में एक योजना आती है और अगर वो सफल रही तो वे इंसानों को भी बचा सकते थे। इसके लिए उन्हें उन फायर बग्स की जरूरत होगी जिनका इस्तेमाल डॉयल ने पिछली रात किया था। दूसरी तरफ रानी अपने एक पहरेदार को सजा देती है क्योंकि उसने इंसानों को उसके अड्डे में घुसने दिया था। उसे अपने बच्चों की रक्षा करनी थी क्योंकि साफ था कि इंसान उन्हीं के लिए आए थे। तभी अचानक चा यान वो उसके सामने प्रकट होता है और पूछता है, तुम्हें आतिशबाजी पसंद है? फिर वो कहता है, अब समय आ गया है। उसी क्षण डॉयल अपने अग्नि कीड़ों को छोड़ देती है। जब धुआं छंटता है तो रानी देखती है कि चा यान वो उसके एक बच्चे को गले से काटकर पकड़े हुए है। वो गुस्से से इंसानों को गंदी जाति कहकर कोसती है। उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? चा यान वो ठंडे स्वर में जवाब देता है कि उसने इंसानों को हमेशा पशुओं की तरह रखा है, इसलिए उसे ये भी समझना चाहिए कि वही चीज उसके साथ भी हो सकती है। वो उसे अपने बच्चों से दूर रहने की चेतावनी देता है, लेकिन जैसे ही रानी उनकी ओर झपटती है, अग्नि कीड़े दबाव महसूस करके सक्रिय हो जाते हैं और उसे जिंदा जला डालते हैं। इस तरह उन्होंने बॉस मॉन्स्टर को मार गिराया। चा यान वू बस इतना कहता है, इंसान हो या राक्षस, अंत में नियम एक ही है, मारो या मारे जाओ। जैसे ही वो ताज उठाता है, अचानक किसी के चीखने की आवाज गूंजती है। वो वही हरामी था जो चिल्ला रहा था और रो रहा था। वो अपनी प्रिया और अपने बच्चों का बदला लेने की कसम खाता है। फिर वो रानी के शरीर को खाने लगता है, जिससे एक भयानक म्यूटेशन शुरू हो जाता है। उसका दूसरा रूप सक्रिय हो चुका था। मुख्य पात्र तुरंत समझ जाता है कि स्थिति बहुत खराब है। पहले वो सिर्फ एक बॉस था और वो भी अपेक्षाकृत कमजोर, लेकिन उसके पास हीट वेव स्किल थी। अब रूप बदलने के बाद उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके 1 सेंटीमीटर पास जाना भी मौत को बुलाने जैसा था। अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगा। तभी डॉयल अपने एक कीड़े के जरिए उससे संपर्क करती है और कहती है कि योजना पर कायम रहो। उसी समय लिजर्ड किंग दहाड़ते हुए कहता है कि वे छिपना बंद करें। जैसे ही मुख्य पात्र सामने आता है, वो उस पर हमला कर देता है। उसे पीछे धकेलने के बाद वे समझ जाते हैं कि समय आ चुका है। लिजर्ड किंग कहता है कि अब वो कोई दया नहीं दिखाएगा, उसका बदला निर्दयी होगा। वो हीट वेव इस्तेमाल करने ही वाला था कि चा यान वू किसी तरह उसके हमले को रोक देता है। खान उसके जवाबी वार को पीछे धकेल देता है और डॉयल पीछे से उसे आग में झोंक देती है। कई वार पटवार के बाद राक्षस थकने लगता है और चा यान वो समझ जाता है कि यही सही मौका है। अपनी शक्ति का उपयोग करके वो हीट वेव हासिल कर लेता है और उसकी स्किल्स के प्रभाव से वो फ्लेम इन्फ्यूजन में बदल जाती है। उसके आंकड़े देखकर वो लगभग बेहोश होने वाला होता है और बाकी दोनों उसे संभाल लेते हैं। वे दोनों उसकी हालत को लेकर चिंतित होते हैं, लेकिन वह उन्हें शांत करता है। उसके पास रिजेनरेशन है, इसलिए वो ठीक हो जाएगा। उससे भी ज्यादा जरूरी बात ये थी कि उन्हें जाकर उन कैदियों को बचाना चाहिए। कैदी रोते हुए उनका धन्यवाद करने लगते हैं। आखिरकार वे सभी को बचाने में सफल हो गए थे। जब वे खान और डॉयल को देखते हैं तो उन्हें प्रसिद्ध खिलाड़ियों के रूप में पहचान लेते हैं, लेकिन दोनों कहते हैं कि उन्हें उनका धन्यवाद नहीं करना चाहिए। अगर किसी को धन्यवाद देना है तो चा यान वू को दें। लेकिन कैदी मुख्य पात्र पर नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें याद था कि डॉयल उन्हें बचाने आई थी और उसी ने डॉयल को उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने का आदेश दिया था। उनकी नजर में उसमें जरा भी इंसानियत नहीं थी। फिर भी उन्हें चुप करा दिया जाता है। पहले क्या कहा गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच ये था कि उसी ने उन्हें बचाया और ऐसा करते हुए
खुद गंभीर रूप से घायल भी हुआ। ये सुनकर वो आदमी शर्म से सिर झुका लेता है और माफी मांगता है। उसे समझ नहीं था कि वो क्या बोल रहा था। वह चा यान वू से व्यक्तिगत रूप से भी माफी मांगता है, लेकिन मुख्य पात्र मन ही मन उन्हें गंदे गद्दार समझता है। कभी उसने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को उनकी जरूरत की हर चीज दी थी, लेकिन जब उसे मदद की जरूरत पड़ी तब सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। तभी मुखिया के शिष्यों में से एक सामने आता है और कहता है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पास एक योजना है। लिजर्ड किंग उनकी सारी चीजें छीन चुका था, इसलिए अगर वे खाली हाथ बाहर निकले तो एक रात भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए उन्हें जो चाहिए वो उठाकर तुरंत भाग जाना चाहिए। अगर पकड़े गए तो वैसे भी मरना तय था, कुछ न करने पर भी वही परिणाम होता। और उसके पास एक बढ़िया विचार था, क्योंकि उसके एक साथी के पास फास्ट हैंड नाम का गुण था। दूसरी ओर मुख्य पात्र वादे के अनुसार इनाम बांट रहा था। ताज वे दोनों रख सकते थे और उसे इससे कोई समस्या नहीं थी। डॉयल खुश हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि चा यान वू अपना वादा निभाएगा। वो मजाक करते हुए कहता है कि डॉयल ऐसे बात कर रही है जैसे मार खाने का निमंत्रण दे रही हो। हालांकि वो थोड़ी अजीब थी, फिर भी मुख्य पात्र उससे नफरत नहीं कर पाता। इसके बाद वो अपना हिस्सा लेता है, जिसमें लिजर्ड किंग का हथियार, एक लाल हेलमेट, बैटल क्राई एक्स, 3 हार्ड क्रिस्टल्स और एक कैरिना डैगर शामिल थे। फिर वो ऊपर की ओर देखते हुए कहता है, अब बाहर भी आ जाओ। ये सुनकर सामने मौजूद लोग पूछते हैं कि क्या वो उस रहस्यमयी व्यापारी को जानता है। जब वो इनकार कर देता है तो व्यापारी खुद हैरान रह जाता है। उसे लगा था कि उनके बीच कोई खास रिश्ता है। काफी देर तक मोलभाव करने के बाद चा यान वू आखिरकार डंजियन से मिले सारे ब्लू क्रिस्टल्स को 400 टोकन्स में बेचने में सफल हो जाता है, जिससे उसके कुल टोकन्स की संख्या बढ़कर 698 हो जाती है। ये सुनकर व्यापारी बड़बड़ाने लगता है कि इस सौदे ने तो उसकी पूरी जमा पूंजी ही खाली कर दी। इसके बाद मुख्य पात्र व्यापारी से एक और चीज मांगता है, एक मुखौटा। व्यापारी कहता है कि वो उसे 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स के बदले दे सकता है, लेकिन चा यान वू साफ मना कर देता है। वो कहता है कि अगर मुखौटा नहीं मिला तो पूरा सौदा रद्द समझो। ये सुनकर व्यापारी चिढ़ जाता है, लेकिन आखिर में कहता है कि इसे वो उसके लिए उपहार समझ ले। फिर वो नाराज होकर वहां से चला जाता है और उसे मुखौटे का आनंद लेने को कहता है। जाने से पहले वो कहता है कि चा यान वू ने इतनी आत्मविश्वास से सौदेबाजी की कि लगता है उसे दूसरी तरफ की घटनाओं के बारे में कुछ पता है। जब मुख्य पात्र इससे इनकार करता है तो व्यापारी उसे भूल जाने को कहकर चला जाता है। इसके बाद युन वू हालात पर विचार करता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि उच्च श्रेणी के आर्टिफैक्ट्स बड़ी मात्रा में इसलिए नहीं बनाए जा रहे क्योंकि शायद क्लैंस और रैंकर्स के बीच कोई बड़ा युद्ध चल रहा है। तभी खान और डॉयल उससे पूछते हैं कि वो आगे क्या करने वाला है। रैंकिंग में खुद को अभी भी 51वें स्थान पर देखकर वो सोचता है कि उसके पास अभी एक आखिरी तुरुप का पत्ता बचा हुआ है, लेकिन दोनों उससे अनुरोध करते हैं कि वे उसके साथ बने रहना चाहते हैं क्योंकि उसके साथ काम करना बहुत अच्छा रहा और वे एक शानदार टीम बन गए थे। फिर भी वो उन्हें मना कर देता है। उसके पास अभी कई काम बाकी थे। हालांकि उसे वे दोनों थोड़े अजीब लगते हैं, कभी वे बहुत सख्त होते हैं तो कभी जरूरत से ज्यादा नरम। इतनी दोस्ताना प्रकृति अक्सर सांपों को आकर्षित करती है और दुर्भाग्य से ये जगह ऐसे लोगों से भरी हुई थी। जब वे दूसरी बार भी मना सुनते हैं तो आखिरकार मान जाते हैं। युन वू अनुमान लगाता है कि दलदल बहुत विशाल है, इसलिए उससे बाहर निकलने में समय लगेगा। ऊपर से वहाँ बहुत सी छिपकलियां घूम रही थी और कई कमजोर खिलाड़ी उन्हीं पर निर्भर थे। वो खान से पूछता है कि उनका क्या होगा। खान जवाब देता है कि वे सिर्फ उन्हें सुरक्षित बाहर तक पहुंचा सकते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये सुनकर एक आदमी हंस पड़ता है। उसकी नजर में वे सब दयनीय चापलूस थे, यहाँ तक कि उनका नेता भी। उन्हें लूट लेना काफी नहीं था। रैंकिंग में तीसरे और 11वें स्थान वाले खिलाड़ियों को मरना ही होगा। अगर वो उन्हें मार देता तो पहले स्थान के और करीब पहुंच जाता। उसे अभी भी नकाबपोश आदमी के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। वो इंसान से ज्यादा किसी राक्षस जैसा लगता था। तभी वो आदमी उनसे अपने बीमार साथियों की मदद करने की गुहार लगाता है। वे खुद भी थके हुए थे, इसलिए थोड़ी देर आराम करने की बात करते हैं। वो सोचता है कि शायद उन्हें कुछ टोकन्स दे देने चाहिए
ताकि वे अपने दम पर जीवित रह सकें। लेकिन फिर उसे लगता है कि इतने लंबे समय तक कैद रहने के कारण उनका मनोबल टूट चुका होगा, इसलिए उन्हें थोड़ा आराम करने देना सही रहेगा। वो मन ही मन हंसता है। उन्हें बस थोड़ी और देर चाहिए थी, क्योंकि उसके साथी पास ही इंतजार कर रहे थे। वे स्कैवेंजर्स थे। जैसे ही ये मूर्ख लोग उन्हें जाल में ले जाएंगे, खान उनके हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी युनवू उसके ठीक पीछे पहुंचता है और उसे तुरंत मार डालता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि हमलावर उन्हीं लोगों के साथ ही थे। अपनी स्किल्स सक्रिय करने के बाद वो आसपास होने वाले सबसे छोटे बदलाव को भी महसूस कर सकता था। खान और डॉयल को देखते हुए उसने सब कुछ जोड़ लिया था। लोगों को आदेश देने का उनका तरीका, बात करने का उनका अंदाज। वे सोचते थे कि सब कुछ छिपा हुआ है, लेकिन उसने अपनी इंद्रियों को इतना तेज कर लिया था कि सच्चाई तक पहुंच सके। इसी तरह उसने पूरी साजिश का पता लगा लिया। उसने आसपास छिपे अजनबियों की मौजूदगी भी महसूस कर ली थी और उसे पूरा यकीन था कि वही स्कैवेंजर्स थे। इसलिए वो पहले हमला करना चाहता था, लेकिन खान उसे रोक देता है। वो पूछता है कि वो आखिर कर क्या रहा है। तब युनवू कहता है कि एक असली खिलाड़ी बनने में उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। चारों ओर नजर दौड़ाने पर खान को आखिरकार समझ आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला कि वे लोग पहले ही चारों तरफ से घिर चुके थे। उन लोगों का सरदार पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वे अपने ही साथी को बेहोश कर देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में वो अब भी सिर्फ एक पशु थी। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। किसी को नहीं पता था कि ये लोग आखिर हैं कौन, लेकिन मुख्य पात्र तुरंत समझ जाता है। ये वही लोग थे जो ह्यूमन फार्म्स चलाते थे। वे राक्षसों के साथ समझौता करते थे और खुद को घायल या संकट में फंसा हुआ दिखाकर शिकारों को जाल में फंसाते थे। फिर उनके टोकन्स और आर्टिफैक्ट्स लूट लेते थे और उन्हें उन ह्यूमन फार्म्स में भेज देते थे। युनवू को यकीन था कि असली कैदियों को पहले ही मार दिया गया था और उनकी जगह ये लोग ले चुके थे। वे अपने नए चुराए हुए आर्टिफैक्ट्स का जश्न मनाते हैं और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनकी योजना सफल हो चुकी है। लेकिन जब वे आपस में संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से एक आदमी जवाब देना बंद कर देता है। ये देखकर युनवू सब समझ जाता है। उसके भाई के साथ भी यही हुआ था। वो भी अचानक चुप हो गया था, क्योंकि उस पर घात लगाकर हमला किया गया था। वो गुस्से में चिल्लाता है और उस हरामी को सामने आने के लिए कहता है जिसने ये सब किया। लेकिन जब वो अपने बगल में देखता है तो उसका भाई पहले ही खून बहाकर मर चुका था। अपनी आखिरी सांसों में उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो भाग जाए, लेकिन उसके पीछे खड़ा था गोन। खान को समझ नहीं आता कि अरैंडन जैसे आदमी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। उसे तो इन मंजिलों पर राज करना चाहिए था, फिर उसके सामने ही ह्यूमन फार्म्स कैसे चलते रहे। तभी मुख्य पात्र वहां प्रकट होता है। अगले ही पल दर्द भरी चीखें पूरे इलाके में गूंज उठती है। स्कैवेंजर्स उतनी ही तेजी से मिटा दिए जाते हैं जितनी तेजी से उन्होंने हमला किया था। खान और डॉयल टूट जाते हैं। युनवू कहता है कि वे सोचते रहे कि उन्होंने उन लोगों को बचा लिया है, लेकिन असल में असली पीड़ित तो पहले ही मारे जा चुके थे। ये घटना शायद उन्हें जीवन भर सताती रहेगी। उस समय कोई भी उन्हें सांत्वना नहीं दे सकता था। खान उससे पूछता है कि वो इतना शांत कैसे रह सकता है। उसे नहीं पता कि युनवू ने कैसी जिंदगी जी है, लेकिन क्या उसकी दुनिया के सभी लोग ऐसे ही होते हैं। युनवू सिर्फ इतना कहता है कि अगर सभी लोग ऐसे होते तो दुनिया पूरी तरह अराजकता में डूब जाती। खान अपना सिर खुजलाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो इतना शांत कैसे रह पाता है। वो ये सोचना भी नहीं छोड़ पा रहा था कि शायद गोन हमेशा से उन लोगों पर शक करता था, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। युनवू ने बस उन्हें अच्छे इंसान समझकर भरोसा किया था। इसके बाद वो कुछ और नहीं कहता। वो अलविदा कहता है, क्योंकि अब उनके रास्ते अलग होने का समय आ गया था। डॉयल उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन खान उसे ऐसा करने नहीं देता। जून बस इतना सोच रहा था कि अब वो उनके साथ और नहीं रह सकता, क्योंकि वो अपने इकलौते मौके को बर्बाद नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ एरेंडन के कमरे में खबर दी गई कि स्क्वाड 2 पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसे लगा था कि स्क्वाड 2 काफी होगा, लेकिन साफ था कि ऐसा नहीं हुआ। अब स्क्वाड 1 को तैयार करना पड़ेगा। वे ब्लू स्वॉर्ड गिल्ड के सबसे चुनिंदा सदस्य थे, जिन्हें खुद गिल्ड ने ट्रेन किया था। वो भी खुद निकलने वाला था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब तब हो रहा है जब अभी तक सारे बलिदान इकट्ठा भी नहीं हुए थे। फिर भी ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सटेल के पीछे जो लोग थे वे बेहद खतरनाक थे। उन्हें जल्द से जल्द खत्म करना जरूरी था,
क्योंकि एक युद्ध शुरू होने वाला था। उन्हें जितनी हो सके उतनी ताकत बचानी थी। तभी एक जोरदार धमाके से पूरा ठिकाना हिल गया। खबर आई कि वे आ चुके हैं, ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सटेल। एरेंडन मुस्कुराकर पूछता है कि क्यों न थोड़ा मजा किया जाए। उधर ऑक प्लेन्स डोमेन में जियोन प्रकट होता है और पहले पहरेदार का गला काट देता है। फिर वो दूसरे के गले पर खंजर रखकर सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या किसी ने आसपास किसी हंटर को देखा है? इसके बाद वो बताता है कि वही आदमी छिपे हुए टुकड़े का स्थान जानता था, अकासा सरपेंट, जो सिर्फ एक खास समय पर दिखाई देता था। इसलिए उस आदमी की मदद के बिना उसे ढूंढना नामुमकिन था। अतीत में उसका भाई उस आदमी से तब मिला था जब वो उस सरपेंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी ने उसके भाई की जान बचाई थी और वही उसका पहला गुरु बना था। गैलियार्ड जब वो दरवाजा खटखटाने की कोशिश करता है तो अंदर से कोई गुस्से में पूछता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। गैलियार्ड एक डार्क एल्फ था। डैरन खुद का परिचय केन के रूप में देता है। वो कहता है कि एक दोस्त ने उसके बारे में बताया था, इसलिए वो एक चीज खरीदने आया है, अनडाई मिरर। गैलियार्ड उसे गाली देता है लेकिन फिर भी अंदर आने देता है। तब पता चलता है कि अनडाई मिरर एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जिसमें आकाश स्पिरिट एनर्जी की अविश्वसनीय मात्रा भरी हुई थी और यही वो चीज थी जिसे अकासा सरपेंट सबसे ज्यादा पसंद करता था। वो पूछता है कि क्या केन सच में जानता है कि वह यहाँ क्यों आया है। जब केन हाँ कहता है तो वो उसे एक मिशन देता है। इतने समय में सिर्फ 5 लोग ही उसे पूरा कर पाए थे। ये उसके साथ लुकाछिपी का खेल था। अगर केन उसे पकड़ लेता तो वो गैलियार्ड की तकनीक फ्लीटिंग स्टेप्स सीख सकता था, जो डार्क एल्व्स की एक अनोखी स्किल थी। अपने स्किल के अंतर पर भरोसा करते हुए वो कहता है कि वो सिर्फ अपने पैरों का इस्तेमाल करेगा और केवल क्विक स्टेप्स तकनीक का सहारा लेगा। इतना कहकर वो हवा की तरह गायब हो जाता है। लेकिन जियोन तुरंत ड्रैगन आइज सक्रिय कर देता है। वो ऑरा के निशान देख सकता था। इसके अलावा फ्लीटिंग स्टेप्स की एक कमजोरी भी थी, उसे हमेशा चलने के लिए किसी सतह की जरूरत पड़ती थी। जब तक ये सच था वो उसकी चाल का पैटर्न पढ़ सकता था। आखिरकार परीक्षा पूरी हो गई। गैलियार्ड हंस पड़ता है, हैरान कि उसे इतनी आसानी से हरा दिया गया, और इनाम के रूप में अनडाइंग मिरर सौंप देता है। वो चेतावनी देता है कि इसे कभी तोड़ना मत। अगर इसके अंदर का माना बाहर निकल गया तो भयानक तबाही होगी। ऐसी चीज मुश्किल से इस भौतिक दुनिया का हिस्सा कही जा सकती थी। अगर ये मुक्त हो गया तो एक विशाल विस्फोट हो सकता था। वो उसे वो किताब भी देता है जिसमें फ्लीटिंग स्टेप्स तकनीक सिखाई गई थी। जियोन का शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का महसूस होने लगा, लेकिन अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी। असली काम शुरू करने का समय आ गया था। आखिरकार वो अकासा सरपेंट का शिकार कर सकता था और उसका कोर हासिल कर सकता था। गैलियार्ड उसे शुभकामनाएं देता है। फिर वो बताता है कि कुछ समय पहले 2 जुड़वा भाई भी ये परीक्षा पास कर चुके थे। जियोन तुरंत समझ गया कि वे कौन थे, रैंकिंग के नंबर 1 और नंबर 2 खिलाड़ी। लेकिन जब गैलियार्ड सुनता है कि नायक मिरर की मदद से अकासा सरपेंट को पकड़ना चाहता है तो वो बुरी खबर देता है। अकासा सरपेंट पहले ही मर चुका था। जिन जुड़वा भाइयों का उसने जिक्र किया था उन्हीं ने उसे मार डाला था। जियोन ये बात समझ ही नहीं पाया। उन्हें सरपेंट के बारे में ये जानकारी मिली कैसे? उसकी लाश देखकर वो समझ गया कि उन्होंने सिर्फ सबसे जरूरी हिस्से ही निकाले थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उन्होंने उसे मारा कैसे। अनुभवी खिलाड़ियों का एक पूरा दल भी उसे नहीं गिरा सकता था। इसका मतलब था कि वे दोनों असाधारण रूप से ताकतवर थे। अपना मुखौटा उतारते हुए वो सोचने लगा कि अब वो क्या करे। अपनी बदले की राह पर आगे बढ़ने के लिए उसे पहला स्थान चाहिए था। ट्यूटोरियल टावर खत्म होने में अब लगभग समय नहीं बचा था। सबसे अधिक संभावना यही थी कि वो सफल नहीं हो पाएगा। सिर्फ 7 दिन बाकी थे और वो 40वें स्थान पर था। उसके सामने बहुत सारी बाधाएं थी और सबसे बड़ी समस्या थी सरपेंट का कोर न होना। तभी उसकी नजर जाती है कि सरपेंट का दिमाग गायब था और उसके आसपास कई निशान बने हुए थे। वे इंसानों के नहीं बल्कि ऑक्स के पैरों के निशान थे। इसके बाद कहानी 6ठे स्थान पर मौजूद बाहिन की तरफ बढ़ती है। वो अपने नेता के बुलावे पर जियोन के शिकार में शामिल नहीं होना चाहता था, क्योंकि वो खुद का लेवल बढ़ाना चाहता था। लेकिन जब उसे बताया गया कि इनाम के रूप में एरेंडन के समूह द्वारा इकट्ठा किए गए सारे टोकन मिलेंगे, तब वो मान गया। इसी बीच जियोन उन निशानों का पीछा करते हुए उस जगह पहुंच गया जहां वे खत्म हो रहे थे, अकाजा सरपेंट की मांद। लेकिन वहां का नजारा बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो जगह किसी छिपे हुए आश्रय की तरह बनाई गई थी और वहां ढोल बज रहे थे। ऑर्क शमन गुस्से में अपने देवता की मौत की बात कर रहा था,
जिसे दो छोटे इंसानों ने मार डाला था। लेकिन अब समय आ गया था कि उनके योद्धाओं की आत्माओं की मदद से उसे फिर से जीवित किया जाए। वो अनुष्ठान शुरू करता है ताकि अकाजा सरपेंट दोबारा लौट सके। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अभी उसे मार सकता है, लेकिन जितना ज्यादा शिकार वो निगलेगा उसका हृदय उतना ही शक्तिशाली होता जाएगा, क्योंकि उसे उन आत्माओं के जरिए पुनर्जीवित किया गया था जो मैजिक पर पलती थी। सिर्फ मिरर उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए काफी नहीं था। उसके पास सबसे अच्छा उपाय यही था कि उसे और जीवित बलिदान खिलाए जाए। इसलिए लिजर्ड गांव में जियोन वहां के जनरल को मार देता है और एक ऑर्क की लाश छोड़ देता है ताकि लिजर्ड लोग यही समझे कि वो युद्ध में मारा गया। फिर वो अपनी फायर फ्लेम तकनीक का इस्तेमाल करता है। लिजर्ड लोग चीखने लगते हैं कि झोपड़ी में आग लग गई है और एक ऑर्क अंदर घुस आया है। उसके अगले निशाने गोब्लिन थे, फिर वेयरवुल्फ। वो एक एक करके सभी राक्षसों को ऑर्क्स के खिलाफ भड़का रहा था ताकि अपने अपने नेताओं की मौत का बदला लेने की आग में वे सब युद्ध छेड़ दें। चियान वो सोचता है कि सब कुछ उसकी उम्मीद से भी बेहतर हो रहा है। अगर सब योजना के अनुसार चला तो अकासा सरपेंट ट्यूटोरियल का अब तक का सबसे विशाल सरपेंट बन जाएगा। दूसरी तरफ चट्टानों पर एरेंडाइन की सेना इस बात पर बहस कर रही थी कि उनमें सबसे ताकतवर कौन है, लेकिन उन्हें अपने मिशन पर ध्यान देना था। तभी सैकड़ों कदमों की गड़गड़ाहट से जमीन कांप उठी और राक्षसों का एक विशाल झुंड उनकी तरफ दौड़ पड़ा, रास्ते से हट जाने की चीखें लगाता हुआ। फिर ऑर्क प्रमुख को बताया गया कि उसके सेनापति के साथ क्या हुआ। वो गुस्से से चिल्ला उठा, उन्होंने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया, खासकर तब जब उसके देवता के पुनर्जीवन का अनुष्ठान चल रहा था। ऑर्क सेना ने मोर्चा संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। चियान वो सोचता है कि अब तक युद्ध शुरू हो चुका होगा। दोनों बॉस इस समय लड़ रहे होंगे। उनकी ताकत लिजर्ड किंग्स के बराबर थी, इसलिए लड़ाई कुछ मिनट जरूर चलेगी, लेकिन उसे सरपेंट को बाहर निकालना था। जब वो अंदर पहुंचा तब तक सरपेंट पूरी तरह पुनर्जीवित हो चुका था और अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल रहा था। भूख से पागल होकर वो गुफा से बाहर निकल पड़ा। चियान वो मुस्कुराया, यही तो वो चाहता था। इस रफ्तार से वो सीधे युद्ध भूमि की तरफ जाएगा। उसे ये भी पूरा यकीन था कि वो जगह किसी बड़े रहस्य को छिपाए हुए है। सरपेंट से लड़ना इतना मुश्किल था कि उसका ट्यूटोरियल में होना ही नहीं चाहिए था। जरूर कोई कारण था कि वो वहां मौजूद था। यहाँ तक कि उसका भाई भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाया था। लेकिन अगर उसने उस जगह को अपना ठिकाना चुना था तो वहां कुछ न कुछ छिपा जरूर था। काफी देर तलाश करने के बाद उसे एक ऐसी जगह मिली जो पूरी तरह बर्फ से जमी हुई थी, और वही उसे वो चीज दिखाई दी, एक पौराणिक मानवाकार जड़। भ्रम में मत पड़ना, वो एक पौधा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे वो वहां मिलेगा। उसकी उम्र लगभग 300 साल थी, जबकि उसे खाने का सबसे अच्छा समय 500 साल की उम्र माना जाता था। इसलिए सरपेंट वही रहकर उसकी रक्षा करता था। लेकिन अब उसकी योजना बदल चुकी थी, क्योंकि वो उस पौधे को खुद खाने वाला था। वो पौधा भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार चियान वो उसे निगल जाता है। उसकी सारी स्किल्स बढ़ने लगती है, खासकर उसकी मैजिक। इतना ही नहीं, उसके शरीर की वृद्धि फिर से शुरू हो जाती है और 42.9% तक पहुंच जाती है। अब उसका शरीर एक युवा ड्रैगन के शरीर में बदल चुका था और वो अपने पैरों में मैजिक भरकर पहले से भी तेज गति से चल सकता था। लेकिन अब शिकार का समय आ गया था। युद्ध भूमि पर भयंकर लड़ाई के बाद हर कोई खून से लथपथ था। तभी कुछ प्रकट हुआ। सब हैरान होकर सोचने लगे कि आखिर वो चीज क्या है। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा था, लगातार खाता जा रहा था और हर तरफ जहर उगल रहा था। चियान वो सोचता है कि पूरा मैदान अराजकता में बदल चुका है और ये उसकी उम्मीद से भी बेहतर था। अब केवल 10वां हिस्सा राक्षसों का जीवित बचा था और इसी वजह से सरपेंट अपने सामान्य आकार से लगभग दोगुना बड़ा हो चुका था। दोनों राजा सबसे आगे थे, लेकिन वे भी मौत के करीब पहुंच चुके थे। अब अंतिम चाल चलने का समय था। वो अपनी नई शक्तियों के साथ सरपेंट पर छलांग लगाता है और उसकी पीठ पर उतरते ही डिवावर सक्रिय कर देता है। उसके आंकड़े फिर से बढ़ने लगते हैं और सरपेंट को मारने पर उसे 3000 टोकन भी मिलते हैं। इसके बाद वो उसका कोर निकालता है। शुरुआत में वो उसकी मुट्ठी जितना था, लेकिन इतने सारे राक्षसों को निगलने के बाद वो विशाल हो चुका था। वो उसे भी डिवावर क्षमता से निगल जाता है और उसके शरीर की वृद्धि फिर से सक्रिय हो जाती है। लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया में कम से कम 15 घंटे लगने वाले थे। जब बाकी राक्षस चियान वू को देखते हैं
तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वे आंखें किसी शिकारी की थी। सारी बात सुनने के बाद वे उसका धन्यवाद करते हैं। उन्हें हमेशा से पता था कि वो महान बनेगा। वो उन्हें किसी ऐसे इंसान की याद दिलाता था जिसे वे कभी जानते थे। जाते जाते वे उसे एक हथियार भी सौंपते हैं। ये उसकी बड़ी जीत का हिस्सा था जो उन्होंने अपने दुश्मनों में से एक से हासिल किया था, एक शानदार तलवार। उसका गुरु पूछता है कि आखिर उसका एरोडन से झगड़ा कैसे हो गया, क्योंकि उनका अड्डा ब्लॉक एफ में था और वे उससे लड़ने के लिए इतनी दूर तक आए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे उससे नफरत करते हों। चियान वू पूछता है कि उसका मतलब क्या है, और जब उसे पता चलता है कि तलवारों पर बने निशान एडन के समूह के हैं तो वो उलझन में पड़ जाता है। क्या वे सच में इतनी दूर तक आए थे? इसका मतलब था कि स्कैवेंजर समूह सिर्फ चोर नहीं थे, वे भी ब्लू स्वॉर्ड कबीले का हिस्सा थे। अगर ये सच था तो एडन का असली मकसद अपने फार्म और स्कैवेंजर समूह को छिपाना था, और अगर ऐसा था तो खान और डॉयल को जरूर इसकी सच्चाई पता चल गई होगी और वे उसका सामना करने गए होंगे। वो जानता था कि वे दोनों ताकतवर हैं, लेकिन अगर उनका सामना पूरे एडन समूह से हुआ होगा तो स्थिति बिल्कुल बदल जाती। ब्लू स्वॉर्ड कबीले के पास अनगिनत खिलाड़ी थे और वो टॉवर के शीर्ष 8 कबीलों में से एक था। अगर वे सच में वहां गए थे तो वे खतरे में थे। फिर भी वो सोचता है कि उसे आखिर उनकी इतनी परवाह क्यों है। तभी उसे अपने भाई के शब्द याद आते हैं, तुम हमेशा मेरे हीरो रहे हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरा दर्द तुम्हें बदल न दे और तुम वैसे ही इंसान बने रहो जैसे हो। वो अपने गुरु को धन्यवाद देता है, लेकिन अब जाने का समय था। उसने अपने साथियों को बचाने का फैसला कर लिया था, हालांकि वो अब भी नहीं समझ पाया था कि वे इंसानी फार्म क्यों बना रहे थे। इस पूरे मामले में कुछ बहुत संदिग्ध था, लेकिन अगर उसे सच्चाई मिल गई तो वो उसी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। 8 बड़े कबीले उसके भाई की मौत के जिम्मेदार थे, खासकर ब्लू स्वॉर्ड कबीला, क्योंकि उसी समूह के एक सदस्य ने अपने भाई के दिल में तलवार घोंपी थी। घटनाएं उसकी उम्मीद से थोड़ा पहले ही आगे बढ़ने लगी थी। ट्यूटोरियल खत्म होने में अब सिर्फ 4 दिन बचे थे और उसे अपना बदला तय समय से पहले शुरू करना पड़ने वाला था। उसकी योजना को पूरा होने में कम से कम 3 दिन लगने वाले थे, जिससे ट्यूटोरियल खत्म होने से पहले उसके पास सिर्फ 1 दिन बचेगा। वो पहले उन्हें डर और घबराहट में धकेलेगा, फिर उनके पूरी तरह थक जाने का इंतजार करेगा और आखिर में वही वार करेगा जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, ताकि कोई भी जीवित न बचे। दूसरी तरफ ब्लॉक एफ में, जहां अरोडेन का समूह मौजूद था, खबर दी गई कि वे अब तक उस नकाबपोश आदमी को नहीं ढूंढ पाए हैं। अरोडेन गुस्से में सोचता है कि वो आदमी किसी अभिशाप से कम नहीं था। वो पहले ही ग्रुप 1, ग्रुप 2 और यहाँ तक कि नए भर्ती होने वाले लोगों तक को खत्म कर चुका था। उसने उनकी 2 साल की मेहनत बर्बाद कर दी थी, फिर भी उन्हें अपनी ताकत वापस हासिल करनी थी, इससे पहले कि द्वीप के लोगों को कुछ पता चले। ट्यूटोरियल खत्म होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। इतने कम समय में समूह को फिर से खड़ा करना लगभग नामुमकिन था और सजा से बचना भी संभव नहीं था। लेकिन एक तरीका अभी भी बचा था, हालांकि उसके लिए जरूरी सामग्री उनके पास नहीं थी। शायद वो नकाबपोश आदमी ही इस समस्या का हल बन सकता था। वो ब्लड स्वॉर्ड और फॉक्सटेल के बारे में पूछता है। जवाब मिलता है कि वे दोनों जल्द ही पत्थर के लिए सामग्री बन जाएंगे। यही पता चलता है कि अर्डन का समूह खिलाड़ियों की हत्या क्यों करता था। वे प्रयोगों के जरिए एक ऐसी चीज बना रहे थे जिसे इस दुनिया में कभी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। उधर खान अपना सिर झुका लेता है। उसे अफसोस था कि डॉयल भी इस सब में फंस गया और अब उसे कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी एक भयंकर कंपन पूरे इलाके को हिला देता है। नेता समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। वो इमारत तो भूकंप तक झेलने के लिए बनाई गई थी, फिर ऐसा क्या था जो उसे हिला रहा था। तभी खबर मिलती है कि बाहर कोई घुसपैठिया आ गया है। पहरेदार भय से कांप रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि उन पर हमला कौन कर रहा है। चायांग वू अपने माना से सशक्त फास्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करता है। गोब्लिन किंग की आंख उसे खतरे की चेतावनी देती है। मृत्यु संख्या 118। हर कोई भागने लगता है। वो कोई इंसान नहीं, एक राक्षस था। पहरेदार डर से जमे हुए थे क्योंकि वो सीधे उनकी तरफ आ रहा था। तभी एक आवाज उन्हें कहती है कि हिलना मत। ये सुनकर वे राहत की सांस लेते हैं। लॉर्ड बिल्ड आ चुका था, अब वे बच जाएंगे। बिल्ड सोचता है कि वो चूहा आखिर कहाँ छिपा हुआ था और उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सीधे उसके अड्डे तक आ गया। चायांग वो अचानक एक भयंकर दबाव महसूस करता है। उस आदमी की मौजूदगी उसे जानी पहचानी लगती है, जबकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था।
तभी अतीत की एक काली याद उसके सामने उभर आती है। 5 तलवारें उसके भाई के दिल में धंसी हुई थी। 3 राजाओं की थी, एक उसकी प्रिय की थी और आखिरी उस इंसान की जो खुद को उसका दोस्त कहता था और हमेशा उसकी पीठ देखने का दावा करता था। नायक के भीतर खून की प्यास भड़क उठती है। बिल्ड ग्रैंड नाम के आदमी को द्वीप पर संदेश भेजने का आदेश देता है, लेकिन अगले ही पल उसका सिर फटकर उड़ जाता है। अब समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था, सीधे हमला करना होगा। भागने का ख्याल भी मत लाना, क्योंकि उसे इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। अपनी तलवारें निकालते हुए बिल्ड सोचता है कि ये आदमी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी है, लेकिन वो उसे दिखा देगा कि उसकी ताकत उसके सामने कितनी बेकार है। चायांग वो समझ जाता है कि विल ट्यूटोरियल में रहने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसे ये भी पता था कि एक और आदमी था, वही जिसने उसके भाई के दिल में वो तलवार घोंपी थी। अरोडन का समूह शायद उनकी असली योजना को छिपाने के लिए सिर्फ एक मुखौटा था। विल समझ नहीं पा रहा था कि ये आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। उसके पास तो सिर्फ शुरुआती स्तर की स्किल्स होनी चाहिए थी। चायांग वो सोचता है कि अब उसे सब समझ आ गया है। विल बुरी तरह लड़ रहा था, जबकि कभी वो अच्छा योद्धा रहा होगा, लेकिन उन गंदे कुत्तों के साथ रहने के बाद उसने अपने पंजे खो दिए थे। विल पूछता है कि क्या वे पहले से एक दूसरे को जानते थे। आखिर वह कौन? वो अपनी पूरी ताकत से मैजिक का इस्तेमाल करता है। अपने स्वामी को मरते हुए देखकर उसके सैनिक उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लैक ब्लेड उन्हें एक एक करके काट गिराती है। उनका नेता चिल्लाकर उन्हें उसकी रक्षा करने का आदेश देता है, और जब वो देखता है कि वे उसकी बात नहीं मान रहे, तो वो माइंड कंट्रोल सक्रिय कर देता है। सैनिक हैरान रह जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे समय में उस तकनीक का इस्तेमाल करेगा। वो भागने लगता है क्योंकि उसे उस पत्थर तक पहुंचना था। वही उसकी आखिरी उम्मीद थी, वही एक तरीका था जिससे वो उसे हरा सकता था। सबको खत्म करने के बाद चियोंग वो सोचता है कि ये मूल रूप से अरिडन के पूरे समूह का अंत था, लेकिन अभी एक आदमी बाकी था। उधर खान और डॉयल इस बात पर बहस कर रहे थे कि उनमें बड़ा मूर्ख कौन है। फिर वे सोचते हैं कि काश उन्होंने पहले ही खान को छिपे हुए टुकड़े का स्थान बता दिया होता, ताकि कम से कम वो उसका इस्तेमाल कर पाता। तभी नायक अंदर आता है और कहता है कि वे अभी भी उसे बता सकते हैं। दरवाजा खुलते ही डॉयल पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो आराम से जवाब देता है कि वो बस इधर से गुजर रहा था और उन्हें ढूंढ लिया। खान कहता है कि उनकी पिछली मुलाकात अच्छी नहीं रही थी, लेकिन वो सच में उसका आभारी है। चीवू कहता है कि खान अभी भी उसे छिपे हुए टुकड़े का स्थान बता सकता है। खान मुस्कुराकर सोचता है कि ये आदमी हर परिस्थिति से कुछ न कुछ फायदा निकालने की कोशिश करता है। वे दोनों बुरी तरह घायल थे और उन्हें नहीं लगता था कि वे यहाँ से जीवित निकल पाएंगे, लेकिन वो उन्हें शांत करते हुए कहता है कि अर्डन का पूरा समूह मर चुका है। वे दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। सच में? वो कहता है हाँ, लेकिन डॉयल बताता है कि नीचे अभी भी कुछ मौजूद है। खान कहता है कि वहाँ नीचे कुछ है। उसे नहीं पता वो वास्तव में क्या है, लेकिन उसी वजह से ये सब किया गया था। चायोन वो नीचे पहुंचता है और इंसानी फार्म देखता है। सड़ती हुई लाशों की बदबू असहनीय थी। वो जानता था कि कीमियागिरी के लिए सबसे बेहतरीन सामग्री इंसानी शरीर और आत्माएं होती है, लेकिन ऐसा करना एक अपराध था। बिल्ड सच में एक ऐसा चूहा था जिसे सिर्फ नतीजों से मतलब था, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तभी उसके चारों ओर भूत प्रकट होने लगते हैं। वे उन खिलाड़ियों की आत्माएं थी और वे उससे मदद मांग रही थी। वो कहता है कि वो उनकी मदद कर सकता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। दूसरी तरफ बिल्ड अपनी प्रयोगशाला तक पहुंच जाता है। उसे नहीं पता कि उस पत्थर को बनाने में उसने कितना समय बर्बाद किया था। उसके पुराने साथी लगातार रैंकिंग में ऊपर चढ़ते गए, जबकि वो राजा के आदेशों का इंतजार करते हुए पीछे रह गया। अब उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, जीवित रहना। लेकिन समस्या ये थी कि वो पत्थर अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अगर वो उस पत्थर को निगल लेता तो सिर्फ दो ही बातें हो सकती थी, या तो उसका शरीर उस अपार ऊर्जा को सह नहीं पाता और फट जाता, या फिर उसकी ताकत पागलों की तरह बढ़ जाती। लेकिन उसे निगलने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। तभी उसके पीछे चियोंग वू की धुंधली आकृति दिखाई देती है। वो बिल से पूछता है कि उसने ये सब क्यों किया, उसने उन सबको क्यों मारा, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था, और वो आखिर उनके मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। चियोंग वू अपना मुखौटा उतारता है और पूछता है, क्या अब तुम्हें जवाब मिल गया? बिल्ड चीख पड़ता है कि ये असंभव है। चियांग वू उसके सामने कैसे खड़ा हो सकता है? चियांग वू अब भी ये मानना चाहता था
कि शायद उसके भाई के साथ जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें थोड़ा बहुत पछतावा होगा, लेकिन उनके लिए वो सब बिल्कुल सामान्य था। खून से लथपथ, टूटे दांतों और मौत के करीब पहुंचा बिल्ड उससे विनती करता है कि उसे मार डाले, लेकिन चियांग वू कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके अपने दुश्मन अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। वो उंगलियां चटकाता है और बताता है कि उसकी काली कंगन की शक्ति ने उन आत्माओं को और मजबूत कर दिया है। उन्होंने अपनी अन्यायपूर्ण मौत का बदला लेने के लिए उसकी सेवा करने की शपथ ली है। बिल्ड चिल्लाता है कि उसने उसे वो सब बता दिया जो वो जानना चाहता था, अब उसे शांति से मरने देना चाहिए। लेकिन नायक पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। सब कुछ जला देने के बाद वो सोचता है कि उसका काम पूरा हो गया है। जैसे ही बिल्ड का शरीर बिखरने लगता है, उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, लेकिन गेम उसे किसी आइटम के रूप में पहचान ही नहीं पाता। वो समझ नहीं पाता कि उन्होंने इतने लोगों को एक असफल उत्पाद के लिए कैसे मार डाला। लेकिन जैसे ही वो उस पत्थर को उठाता है, वो उसके दिल के पास जाकर चिपक जाता है, यहाँ तक कि उसकी मैजिक भी उसे हटा नहीं पाती। उसका कोई विवरण नहीं था, कोई मैजिक नहीं, कोई रैंक नहीं, लेकिन जब वो उसे ध्यान से जांचता है तो उसे एहसास होता है कि वो असफल उत्पाद नहीं बल्कि अधूरा उत्पाद है। उसे पूरा होने के लिए अभी और चरणों की जरूरत थी, इसलिए वो उसे एहतियात के तौर पर अपने पास रख लेता है। बाहर निकलते समय वो सबको बाहर आने के लिए कहता है, अब वहाँ सुरक्षित था। इसके बाद वे उसका धन्यवाद करते हैं और उसे एक उपहार देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि उसे ये लेना ही होगा, ये अब तक उनके द्वारा इकट्ठा की गई सारी चीजें थी। चियाओ यान वू कहता है कि अगर वे उसकी जान बचाने का बदला चुकाना चाहते हैं तो उसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन वे सिर हिलाते हैं। बात वो नहीं थी, वे ट्यूटोरियल छोड़ने वाले थे। कालकोरी में फंसे रहने के दौरान उन्होंने हार मान लेने के बारे में बात की थी। वे ब्लॉक जी भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ के खिलाड़ी उन्हें पीट डालते। वे सबसे कमजोर थे और उनके पास ठीक होने या रैंक बढ़ाने के लिए समय भी नहीं बचा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अगली बार फिर कोशिश करेंगे। जॉन ने रैंकिंग में पहला स्थान पाने के लिए खुद को हद तक धकेला था। वही एक इनाम था जो वास्तव में मायने रखता था। इसी वजह से वो हर दिन इतनी मेहनत करता रहा। लेकिन जब उसे पता चला कि ट्यूटोरियल को जितनी बार चाहे दोबारा आजमाया जा सकता है तो वो स्तब्ध रह गया। इतने समय तक उसे लगता रहा कि उसके पास इसे पूरा करने का सिर्फ एक ही मौका है। उसके भाई की डायरी में कभी इसका जिक्र नहीं था, इसलिए वो बेवजह तनाव में जीता रहा। फिर भी वो सोचता है कि चूंकि असली दुनिया में ट्यूटोरियल गेट बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए उसका समय पूरी तरह बर्बाद नहीं हुआ। और सच कहें तो उसे मजा भी आया था। उसने विल को हराया, कुछ अच्छे खिलाड़ियों से मुलाकात की और काफी कुछ सीखा। खान उससे कहता है कि अगर वो ये सारी चीजें ले रहा है तो उसे फांटे और अडोरा जैसे बेवकूफों को कुचल देना चाहिए। जॉन को लगता है कि उसने ये नाम पहले भी कई बार सुने हैं। उनके नाम हमेशा रैंकिंग के सबसे ऊपर दिखाई देते थे। वो पूछता है कि वे कैसे हैं और जवाब मिलता है कि वे राक्षस हैं। खान ने उन्हें बार बार हराने की कोशिश की लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। फिर वो जॉन के बगल में खड़ा हो जाता है और एक सच्चे भाई की तरह उसे पूरा समर्थन देता है क्योंकि वो खुद ये काम नहीं कर सकता था। जॉन को उस गुप्त स्थान की भी जांच करनी थी जिसका उन्होंने काल कोठारी में जिक्र किया था। ऐसा करने के लिए उसे मुकुट पहनना था और उसे देखकर हर किसी को वो बेहद हास्यास्पद लग रहा था। इसके बाद ट्यूटोरियल खत्म होने में उसके पास सिर्फ 28 घंटे बचे थे। 8 घंटे बाद खान और डॉयल द्वारा बताया गया छिपा हुआ टुकड़ा जमीन के नीचे थॉर्न मोल के घोंसले में मिला। आखिरी कक्ष में दर्जनों राक्षसों को काटते हुए आगे बढ़ने के बाद उसका सामना मोल बॉस से हुआ। वो हाउस सरपेंट से भी ज्यादा ताकतवर था। अगर उसे एरागोन के मुकुट से वो आक्रमण वाली स्किल नहीं मिली होती तो वो कभी नहीं जीत पाता। और जैसे ही वो राक्षस गिरा, आखिरकार वो चीज सामने आ गई। विग्रिड, खान और डॉयल का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता। ओवरसियर हंस पड़ता है। वो खिलाड़ी सच में असाधारण प्रतिभाशाली था। उसने एरागोन क्षेत्र में सरपेंट समूह की लूट पर कब्जा कर लिया और अब विग्रिड भी उसके हाथ में था। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसने ट्यूटोरियल एक हफ्ते देर से शुरू किया था, ये अविश्वसनीय था। अब वो सोचता है कि आखिरी 12 घंटों में जॉन क्या करेगा, क्योंकि उसकी रैंकिंग अभी भी काफी नीचे थी। आखिरकार जॉन ट्यूटोरियल के अंतिम क्षेत्र ब्लॉक जी में पहुंच जाता है। वहाँ कोई राक्षस नहीं था, कोई लेवल नहीं था, सिर्फ खिलाड़ी थे। इसका मतलब था कि रैंकिंग अंक कमाने का एकमात्र तरीका खिलाड़ियों को चुनौती देना था।
यही वो जगह थी जहां ट्यूटोरियल के सबसे खतरनाक योद्धा इकट्ठा होते थे, इसलिए यहाँ रैंकिंग कभी भी बदल सकती थी। तभी उसे सामने से एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस होती है। लोग बुदबुदाते हैं कि वे दोनों राक्षस हैं। ऐसे लोग अब तक ट्यूटोरियल में कैसे रह सकते हैं? उनमें से एक हंसता है। उसे मजा आ रहा था कि बाकी सभी लोग सिर्फ खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चाइन वू उन्हें तुरंत पहचान लेता है। वे हॉर्न ट्राइब के फांटे और अडोरा थे। वो पूछता है कि कोई उनके पास क्यों नहीं जा रहा। जब कोई आगे नहीं बढ़ता तो वो खुद उनकी तरफ चल पड़ता है। दूसरे खिलाड़ी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्ति देखकर वही जम जाते हैं। वो उन्हें फिर से कहता है कि बेवकूफों की तरह खड़े मत रहो, और अगले ही पल वो बिजली की तरह उनके बीच से गुजर जाता है। जेम्स फो ये देखकर सोचता है कि ये आदमी पागलों की तरह ताकतवर है। अब समझ आया कि उसने सरपेंट को कैसे हरा दिया था। इतना तो साफ था, और अडोरा उससे भी ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए थी, क्योंकि वो पहले स्थान पर थी। लेकिन वो उसकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं लगा पा रहा था। वो किसी जीवित महासागर की तरह महसूस हो रही थी, ऊपर से शांत, लेकिन उसकी गहराई कितनी है इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसके भीतर कुछ छिपा हुआ था, कुछ बेहद डरावना। जब उसने देखा कि अडोरा उसकी तरफ देख रही है तो उसे लगा कि वो पकड़ लिया गया है। फिर उसने सोचा कि अब चुप रहने का कोई फायदा नहीं, इसलिए उसने अपना परिचय देने का फैसला किया। उसने वो थैला उठाया जो उसे दिया गया था और उसे सबके सामने अपने पैरों के पास उलट दिया। कोई समझ नहीं पाया कि उसने सारे टोकन बाहर क्यों फेंक दिए। वो आखिर कर क्या रहा था, और वहाँ कितने टोकन थे? 1000, 2000, 10,000? तभी जेम्स फो ने अपनी कंबाइंड स्किल का इस्तेमाल किया और सारे टोकनों को सरपेंट के दिल में मिला दिया, और उसी पल पहला स्थान उसका हो गया। 1,09,000 अंकों के साथ खिलाड़ी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। ये पहली बार था जब किसी ने उन भाई बहन से पहला स्थान छीन लिया था। जेम्स फो अब आगे जो भी होने वाला था उसके लिए तैयार था। उसने अपनी नई तलवार विग्रेड निकाल ली, जो एक यूनिक रैंक की तलवार थी। वहाँ मौजूद किसी भी खिलाड़ी ने उस हथियार को पहले कभी नहीं देखा था। आखिर वो तलवार क्या थी जो इतनी जबरदस्त शक्ति छोड़ रही थी? फिर भी उसे पकड़े हुए आदमी अकेला था, और किसी ने उसे पहले नहीं देखा था, इसलिए सबने यही मान लिया कि वो इतना ताकतवर नहीं हो सकता। यहाँ तक कि फांटे और अडोरा भी उसके पीछे पड़ेंगे। चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अकेले सबका सामना नहीं कर सकता था। सबको लगा कि पहला स्थान छीनने का यही सबसे अच्छा मौका है। वो तलवार कभी महान नायकों के हाथों में रही थी। अभी उसकी पूरी शक्ति जागृत नहीं थी, क्योंकि वो सील की हुई थी, लेकिन फिर भी उसमें अपार ताकत मौजूद थी। सबसे पहले उसने तलवार का आशीर्वाद सक्रिय किया। ये स्किल खास तौर पर ताकतवर दुश्मनों के खिलाफ सबसे अच्छी तरह काम करती थी। जितना ज्यादा शक्तिशाली विरोधी होता, तलवार उतनी ही ज्यादा ताकत हासिल कर लेती। इसके बाद उसने तलवार की आत्माओं का इस्तेमाल करके उसकी शक्ति और बढ़ा दी। कुछ खिलाड़ी राहत की सांस लेते हैं कि वो हमला उन पर नहीं पड़ा। तभी चायान वू को एहसास होता है कि उसने एक नई स्किल खोल ली है, ब्लेसिंग कंटेजन। जो भी इस स्किल से मारा जाता वो जहर फैलाने वाला वाहक बन जाता, और उसके आसपास के खिलाड़ियों की गति धीमी हो जाती। इस बढ़त का फायदा उठाकर नायक कमजोर खिलाड़ियों को एक एक करके साफ कर देता है। लेकिन अब असली मजा शुरू होने वाला था। वो हमला करने ही वाला था कि फांटे उसके सामने आ कूदता है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे इतनी जल्दी इतना ताकतवर खिलाड़ी मिलेगा। वो उससे लड़ने के लिए बेतहाशा उत्साहित था। वो अपनी बहन की तरफ देखता है। अडोरा हामी भर देती है, लेकिन पहले उसे सारे टोकन सौंपने के लिए कहती है, और देखते ही देखते ट्यूटोरियल की रैंकिंग फिर बदल जाती है। उन दोनों के बीस्ट हार्ट्स में 60,000 से ज्यादा टोकन थे। अब फांटे को लगा कि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। उसके कबीले के पास भी पीढ़ियों से चली आ रही एक खास स्किल थी, लाइटनिंग फिस्ट। वो मानता है कि जॉन काफी अच्छा है, क्योंकि उसने उसका पहला हमला रोक लिया था, लेकिन अब वो देखना चाहता था कि क्या वो ऐसा दोबारा भी कर सकता है। जैसे ही चुआंग वू ने उसे हरकत करते देखा, उसने भी अपना हमला शुरू कर दिया। फांटे यकीन नहीं कर पा रहा था। वो राजघराने में पैदा हुआ था और सरपेंट की शक्ति से अपनी मैजिक भी बढ़ा चुका था। फिर भी वो पीछे धकेला जा रहा था, लेकिन इससे उसका जोश और बढ़ गया। अगर उसे राजा बनना था तो उसे सबको अपनी ताकत दिखानी होगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना योग्य प्रतिद्वंदी मिलेगा। चारों तरफ धूल ही धूल थी, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि नायक हार गया है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले ही
उसे विरासत में मिली घड़ी की एक खास शक्ति सक्रिय हो चुकी थी। वो कुछ सेकंड आगे का भविष्य दिखा सकती थी। हालांकि इसके बदले उसकी 3/4 माना खर्च हो जाती थी। फिर भी अपने पिछले अनुभवों से वो जानता था कि कुछ सेकंड आगे का भविष्य देख लेना भी लड़ाई का नतीजा बदल सकता है। युद्ध अब भी जारी था। दोनों लगातार टकरा रहे थे। वही वार, वही जवाब। लेकिन इस बार उसने ड्रैगन आईज और क्विक स्टेप्स का इस्तेमाल करके हमला टाल दिया। फांटे समझता है कि सिर्फ उसे पकड़ लेना जीत नहीं होगी। वो एक और मुक्का मारता है, लेकिन चियोंग वू पल भर में उससे बच निकलता है। उस हमले के बाद उसे अपने भविष्य दर्शन से पता चल जाता है कि अगला हमला अडोरा करेगी। इसलिए वो उसके हमला करने से पहले ही उसकी तरफ झपट पड़ता है। भविष्य दर्शन के आखिरी बचे हुए क्षणों में उसने देखा था कि अडोरा वार से बच जाएगी और वो उसे मार सकेगा। लेकिन अडोरा ने हमला रोक लिया। वो समझ नहीं पाया, उसने कोई गलती नहीं की थी। फिर सब वैसा क्यों नहीं हुआ जैसा उसने देखा था? जवाब था अडोरा। वो उतनी ही खतरनाक थी। वो अपनी आंखें दिखाती है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। उसे भी एक विशेष शक्ति विरासत में मिली थी, विजन, एक अविश्वसनीय क्षमता। इसी शक्ति की वजह से वे दोनों पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए थे। ये उन्हें दुश्मन की अगली चाल पढ़ने की क्षमता देती थी। इसी कारण उसका भविष्य दर्शन निष्क्रिय हो गया था। उसके 5 सेकंड खत्म हो चुके थे, इसलिए उसने अपनी तलवार वापस खींच ली। वो लड़ाई जारी नहीं रख सकता था। अडोरा कहती है कि ये समझदारी भरा फैसला था। वो वाकई बहुत ताकतवर था। अपनी जिंदगी में उसने ऐसा खिलाड़ी पहले कभी नहीं देखा था। अगर फैसला सिर्फ उसी का होता तो वो पहला स्थान उसे दे देती। लेकिन उसके अपने लक्ष्य थे, इसलिए वो उससे माफी मांगती है। तभी जॉन कहता है कि उसने अभी हार नहीं मानी है। फिर वो अपने टोकन दिखाता है। अडोरा समझ ही नहीं पाती कि उसने ये कैसे किया। जॉन समझाता है कि उसकी आंखें सिर्फ उन चालों को पढ़ सकती थी जो सीधे उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाती थी। इसलिए उसने एक दूसरी योजना बनाई थी और इसी तरह जॉन फिर से पहले स्थान पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो क्विक स्टेप्स सक्रिय करता है और वहां से गायब हो जाता है। अडोरा इसे एक साफ हार मानती है, लेकिन उसी के साथ वो उस रहस्यमयी आदमी को पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगती है। ट्यूटोरियल खत्म होने में अब सिर्फ 4 सेकंड बचे थे और सभी खिलाड़ियों को एक प्रतीक्षा क्षेत्र में बुला लिया गया। हर कोई स्तब्ध था। आखिरकार सब खत्म हो चुका था। ट्यूटोरियल के नंबर 1 खिलाड़ी की रैंकिंग सूचना हर जगह दिखाई देने लगी। जॉन समझ गया कि उसने काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, लेकिन ज़्यूस की चाबी हासिल करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। टावर तक पहुंचने के बाद उसे 2 जगहों पर जाना था। पहली थी आर्या कबीले की हवेली और दूसरी थी ओलिम्पस का खजाना, जहां प्राचीन देवताओं ने अपने दिव्य अवशेष छिपाकर रखे थे। ज़्यूस की चाबी उन 12 सामग्रियों में से एक थी जिनकी जरूरत उस खजाने का द्वार खोलने के लिए थी। तभी किसी ने उसे आवाज दी। वो जानता था कि ये कौन थी, वही नकाबपोश नई खिलाड़ी जिसने सबको पीछे छोड़ दिया था। उसकी वजह से ही बगीचे की बात सुनने के बाद उसे फ्राइया के बगीचे में एलिमेंटल स्पिरिट्स के साथ अनुबंध करने का मौका मिला था और उसे एक ऐसा गुरु भी मिला था जो उसके पुराने साथियों से बिल्कुल अलग था। सिर झुकाकर उसने हर उस चीज के लिए उसका धन्यवाद किया जो उसने उसके लिए की थी। आज वो जो कुछ भी बनी थी उसकी वजह वही था, लेकिन उसने ये भी कहा कि एक दिन वो उसे ढूंढने जरूर आएगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। इसके बाद गोबलिन वहां पहुंचा। इतने सारे खिलाड़ियों को एक जगह देखकर वो बहुत उत्साहित था। उनमें से कई ने उस पर गहरा प्रभाव छोड़ा था और उसे उम्मीद थी कि वे ट्यूटोरियल की तरह आगे भी मेहनत करते रहेंगे। अब वो परीक्षा के परिणाम घोषित करने वाला था। परिणाम सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि किसी ने सच में 5 लाख कर्मा अंक पार कर लिए थे। क्या ऐसा होना भी संभव था? उन्होंने तो हमेशा यही सुना था कि सबसे अच्छे खिलाड़ी भी मुश्किल से 50,000 से 1 लाख अंक तक पहुंचते हैं। फांटे उसे बधाई देता है। गोबलिन हंसते हुए कहता है कि ये सिर्फ इस ट्यूटोरियल का नहीं बल्कि अब तक के सभी ट्यूटोरियल्स का सबसे बड़ा स्कोर था, इसलिए उसका इनाम भी उसकी उपलब्धि के अनुसार होगा। फिर गोबलिन उसे एक रहस्यमय डिब्बा सौंपता है। उसके अंदर इब्लिस का भ्रूण, लायन बीस्ट हेलमेट और वो चीज थी जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, ज़्यूस की चाबी। वही वस्तु जो ज़्यूस के खजाने का द्वार खोलती थी। बहुत से खिलाड़ी उसे बेकार समझकर फेंक देते थे क्योंकि उसकी रैंक साधारण थी, लेकिन ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने के बाद उन्हें समझ आता था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। वो उन 12 चाबियों में से एक थी।
बाकी 11 को ढूंढना आसान नहीं होने वाला था, लेकिन वो अब उनसे एक कदम करीब पहुंच चुका था। इसके साथ ही ट्यूटोरियल आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। जो खिलाड़ी टावर में प्रवेश करने योग्य थे उन्हें एक संदेश मिलने वाला था, और जो असफल रहे उन्हें अगले ट्यूटोरियल में फिर कोशिश करनी होगी। जंग वू को भी संदेश मिला कि क्या वो टावर में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन फांटे ने उसे रोक लिया। वो उससे फिर से लड़ना चाहता था, आमने सामने, बिना किसी रुकावट के, लेकिन जंग वू ने कहा कि वो हार मानता है और वहां से चल पड़ा। फांटे गुस्से में सोचता है कि वो अभी बात भी पूरी नहीं कर पाया था। आखिर उस आदमी की समस्या क्या थी? और इसी तरह ट्यूटोरियल खत्म होते ही एक सुपर रूकी टावर में प्रवेश कर गया। उसकी चर्चा खिलाड़ियों के बीच आग की तरह फैल गई। वो नया खिलाड़ी जिसने पहला स्थान पूरी तरह अपने नाम कर लिया था और 5 लाख से ज्यादा अंक जुटाए थे, उसने हॉर्न ट्राइब के शाही भाई बहन को भी हरा दिया था। लोग उसे जुपिटर कहने लगे। इसी वजह से कई कबीले उसकी तलाश में जुट गए। अनगिनत लोग उस नए खिलाड़ी के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन किसी को कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। बस इतना पता था कि वो हमेशा एक मुखौटा पहनता था। उसने अभी तक आधिकारिक पंजीकरण भी नहीं कराया था, इसलिए वो अब भी एक रहस्य बना हुआ था। इसके बाद जंग वू टावर पहुंच गया। ये किसी फिल्म के दृश्य या सपने जैसा लग रहा था, लेकिन टावर की भव्यता अविश्वसनीय थी। वो बीचों बीच खड़ा था और उसकी चोटी दिखाई नहीं देती थी, मानो वो आसमान को भेद रही हो। देवताओं का टावर। उसके भाई की मौत से जुड़े लोग यही कहीं मौजूद थे। उन्होंने उसके भाई को एक खतरे की तरह देखा था, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। वो उन्हें उनकी हर करतूत की कीमत चुकवाएगा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू होती थी। कागज पर नजर डालते हुए वो सोचता है कि वो जगह आसपास ही कहीं होनी चाहिए। तस्वीर के आधार पर यही सही स्थान था। वो अंदर जाता है और एक ऐसी दुकान देखता है जो किसी भी समय गिर सकती थी, लेकिन वहां रखे हथियार बिल्कुल चमक रहे थे। हर एक वस्तु उच्च श्रेणी की थी। जब वो एक हथियार को देखता है तो उसके आंकड़े समझ नहीं पाता। वह या तो पूरी तरह बेकार हो सकता था या फिर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। दोनों ही स्थितियों में वो आकर्षक था। तभी एक आवाज आती है, तुम आखिर हो कौन? जंग वू तुरंत पहचान जाता है कि ये वही बौना है जो उसके भाई की तस्वीर में उसके बगल में मुस्कुरा रहा था। उसके भाई ने उसका जिक्र एक से अधिक बार किया था। एक वफादार इंसान, शायद उससे भी बढ़कर, लगभग पिता जैसा। उसे याद आता है कि उन्होंने अपने असली पिता को मुश्किल से जाना था। जब वे बहुत छोटे थे तभी उनके पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे। जंग वू को बस एक गर्म आलिंगन और कुछ खुशहाल हंसी की याद थी, इसलिए वो सोचने लगा कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या था कि उसका भाई उसे पिता जैसा मानता था। जब वो कहता है कि वो एक हथियार खरीदने आया है तो बौना झल्लाकर जवाब देता है, दुकान की हालत नहीं दिख रही? क्या तुम पागल हो? मजाक बंद करो और निकल जाओ। लेकिन जब जंग वू गंभीरता से बात करता रहता है तो उसे फिर से जाने को कहा जाता है। बौना साफ कह देता है कि वो कुछ नहीं बेच रहा। तभी जंग वू पूछता है कि क्या इसकी वजह आरटीएफ का बिखर जाना है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है। बौना उसे चेतावनी देता है कि उस विषय का जिक्र मत करो। वो आरटीआई का आधिकारिक लोहार था। वो खिलाड़ी नहीं था, इसलिए कभी उनके साथ शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। और उसके बनाए अद्भुत हथियारों की वजह से आरटीआई ने एक के बाद एक युद्ध जीते थे। जब उसे समझ आ जाता है कि जंग वू पीछे हटने वाला नहीं है तो वो आखिरकार पूछता है कि वो क्या खरीदना चाहता है। जंग वू उसे वो खंजर दिखाता है। फिर बौना पूछता है कि उसके पास पैसे भी है या नहीं। जंग वू पूछता है कि क्या क्रेडिट चलेंगे। लोहार इसे मजाक समझकर हंस देता है, लेकिन जब वो डार्क एल्फ का थैला देखता है तो उसे लगता है कि अगर इस लड़के ने ट्यूटोरियल पार कर लिया है तो ये कमजोर नहीं हो सकता। इसलिए वो उसकी चीजों को देखने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भी वो चेतावनी देता है कि ये चीजें सस्ती नहीं होंगी। आमतौर पर ट्यूटोरियल का सामान किसी काम का नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो उन्हें ध्यान से देखता है उसका चेहरा बदल जाता है। वो कहता है कि अलग अलग देखने पर ये चीजें कबाड़ जैसी लग सकती हैं, लेकिन असल में ये सब उस विशेष आर्टिफैक्ट को गढ़ने के लिए जरूरी सामग्री है। अब जब वो जंग वू के पूरे सामान को गौर से देखता है तो साफ हो जाता है कि ये किसी नए खिलाड़ी का उपकरण नहीं है। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, वो कंगन। और बाकी सब कुछ देखने के बाद उसे लगने लगता है कि जंग वू शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। वे सब मशहूर दैत्यों से मिली हुई सामग्री थी, एक दानव का अंडा और यहाँ तक कि बीस्ट लॉर्ड से जुड़ी हुई चीज भी। सिर्फ ऐसी वस्तुओं का मालिक होना ही किसी खिलाड़ी के शीर्ष स्तर तक पहुँचने की लगभग पक्की गारंटी थी।
लोहार को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था, लेकिन जोंग वू का सामान सामान्य स्तर से बहुत आगे था। उसे पूरा यकीन था कि ये लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी जोंग वू जिप्सी आइस बनाने की बात करता है। ये सुनते ही बौना गुस्से में गाली देने लगता है। तो असली मकसद यही था। ऐसी चीज पूरे टॉवर में सिर्फ 5 लोहार ही बना सकते थे। क्या उसे जरा भी अंदाजा था कि वो कितनी बड़ी मांग कर रहा है? लेकिन जंग वू उसे शांत करता है। वो कहता है कि बाकी कबीलों की चिंता न करे, वो खुद उनसे निपट लेगा, और अगर लोहार डरता है तो पीछे हट सकता है। ये सुनकर बौना और भड़क जाता है और चिल्लाकर कहता है कि वो ये काम जरूर करेगा। जब वो उस खंजर को ध्यान से देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर है। उसे अजीब सा महसूस होता है, जैसे उसने इसे पहले भी कभी हाथ में लिया हो। वो सोचने लगता है कि कहीं ये कभी किसी ऐसे इंसान का तो नहीं था जो जंग वू के भाई के लिए बहुत खास था। बाद में रात के समय अकेले चलते हुए जंग वू को एहसास होता है कि बहुत सारे लोग उसका पीछा कर रहे हैं। 17 शायद वे उसके आर्टिफैक्ट्स के पीछे थे, लेकिन उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। वो एक गली में घुसकर छिप जाता है और फिर उसी जगह रहने लगता है जहां उसका भाई अक्सर आया करता था। वो अपने भाई की डायरी में लिखी जगहों को देखने में समय बिताता है। उसके भाई द्वारा सुझाई गई हर जगह सच में अच्छी निकलती है। वो सोचता है कि उसका भाई वहां बैठकर क्या सोचता होगा, कैसे बैठता होगा और अपने दोस्तों के साथ कैसे हंसता होगा। अगले कुछ दिनों तक वो लगातार लोहार के पास आता जाता रहता है और उसके आसपास ही रहता है, ताकि जिप्सी आइस बनाते समय कोई समस्या न हो। अपने ड्रैगन आइस की मदद से वो समझ सकता था कि ये आदमी सचमुच एक महान उस्ताद है। इन्हीं हाथों की वजह से उसके भाई को विंग्स ऑफ द स्काई का नाम मिला था। तभी लोहार पूछता है कि क्या वो सो रहा है। असली कला को बनते हुए देखते समय कोई ऊँग कैसे सकता है? अगर वो बोर हो रहा है तो चला जाए, लेकिन इसके बजाय उसे आलसी होने की सजा के तौर पर धातु पीटने का आदेश मिलता है। जंग वू को लोहारगिरी की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो हर चीज के बारे में सवाल पूछता रहता है। लगातार डांट सुनकर उसे लगता है कि बौना सच में उसे पसंद नहीं करता, लेकिन दूसरी तरफ बौना सोचता है कि ये लड़का तो पूरी तरह सिरदर्द है। रिपोर्ट में जो बताया गया था उससे भी ज्यादा। इसी बीच वे जो सामग्री इकट्ठा कर चुके थे वो एक ही दिन में गायब हो जाती है। अब उन्हें ये पता लगाना था कि आखिर हुआ क्या। हर पत्थर, हर कोना खंगाला गया। हर जगह से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश हुई। इस जांच की अगुवाई लियोंटे कर रहा था, जो 5 कबीला नेताओं में से एक और आर्या का पूर्व सदस्य था। बहुत बहस और झगड़े के बाद आखिरकार बौना नायक को लोहारगिरी सिखाना शुरू करता है, कम से कम उसकी बुनियादी बातें। लगातार कोशिशों और गलतियों से सीखते हुए जंग वो उम्मीद से कहीं तेजी से आगे बढ़ता है। बूढ़ा आदमी सोचने लगता है कि शायद वो बहुत बूढ़ा हो गया है और बेकार की बातें सोच रहा है। अगले ही पल वो उस पर एक औजार फेंक देता है, क्योंकि उसने उसे बताए गए कोण पर वार नहीं किया था। जंग वू के वहां आने के बाद पूरा 1 महीना बीत चुका था। वो मन ही मन आभारी था। बौना हर समय शिकायत करता रहता था, लेकिन हमेशा सही तरीका सिखाता था। अब उसे समझ आ गया था कि वो उसके भाई की कितनी परवाह करता था। वो एक अजीब इंसान था, लेकिन अच्छा इंसान था, और जंग वू खुश था कि कम से कम एक व्यक्ति ऐसा था जिसने कभी उसके भाई को धोखा नहीं दिया। इसी वजह से वो उसे किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। जैसे ही जिप्सी आइस तैयार हो जाएंगी, वो वहां से गायब हो जाएगा और टॉवर पर चढ़ना शुरू कर देगा। उसे ऊंची रैंक वाले खिलाड़ियों से मिलना था और इतना ताकतवर बनना था कि उनका सामना कर सके। तभी अचानक लोगों की एक भीड़ उसे घेर लेती है। उनकी बातों से उसे समझ आता है कि उन्होंने उस बेवकूफ को ढूंढ लिया है जिसने हनोवा की भट्ठी के पास न जाने की चेतावनी को नजरअंदाज किया था। अब जंग वू सब समझ जाता है। यही वे लोग थे जो हनोवा को परेशान कर रहे थे। वे बताते हैं कि 8 बड़े कबीले अपने बाहरी काम खुद नहीं संभालते, इसलिए वे दूसरे गिरोहों को पैसे देकर अपने लिए काम करवाते हैं, जैसे हनोवा पर दबाव डालना। नायक उन्हें चेतावनी देता है कि हनोवा को अकेला छोड़ दें और यहाँ से दफा हो जाएं। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार निकालता है, पूरा समूह पल भर में साफ हो जाता है। वे समझ ही नहीं पाते कि कोई नया खिलाड़ी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। उनमें से एक दया की भीख मांगता है, लेकिन जंग वू के चेहरे पर कोई रहम नहीं था। तभी वे चिल्लाकर पूछते हैं कि उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके खिलाफ खड़ा हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं है कि उनके पीछे कौन है। उसका भी वही हाल होगा जो बूढ़े लोहार का होने वाला है।
जोंगवू उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि दोबारा बोल कर दिखाओ। बाकी सब डर से कांपने लगते हैं। जब उन्हें समझ आता है कि वो पूरी सच्चाई जानना चाहता है तो उनमें से एक बोल पड़ता है। जंगवू को बस एक आदमी के टूटने की जरूरत थी। वो बताता है कि उनके कबीले के नेताओं ने एक दल को जंगवू को खत्म करने और दूसरे दल को हनोवा को मारने का आदेश दिया था, क्योंकि अगर हनोवा जिंदा रहा तो उनके कबीले की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जब जंगवू वापस पहुंचता है तो वो हनोवा को देखकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। हनोवा माफी मांगता है। वे सारी सामग्री लूट कर ले गए, यहाँ तक कि वो वस्तु भी जिसे जंगवू ने उससे बनाने के लिए कहा था। सब कुछ खो देने के कारण वो पूरी तरह टूट चुका था। फिर भी जंगवू उसे शांत करता है और कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, कम से कम वो अभी जिंदा है, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। हनोवा पूछता है कि वो क्या करने वाला है। जंगवू जवाब देता है कि जो कुछ उन्होंने चुराया है वो सब वापस लेकर आएगा और उन्हें उनकी हर हरकत की कीमत चुकवाएगा। नाइट वॉच टावर के बाहरी क्षेत्र की अंधेरी दुनिया का एक बेहद ताकतवर कबीला था और अफवाहें थी कि उसका संबंध 8 बड़े कबीलों में से एक रेड ड्रैगन से था। इसी वजह से कोई उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। हनोवा उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो अकेला नहीं जा सकता। लेकिन जब जंगवू उसे शांत करता है तो हनोवा अचानक चुप हो जाता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है। आखिर ये लड़का उसे बार बार अतीत के उस लड़के की याद क्यों दिला रहा था? और फिर एक गद्दार की दी हुई जानकारी की बदौलत नायक नाइट वॉच के छिपे हुए अड्डे तक पहुंच जाता है।